Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 21st of October 2024. तो गाइज आज है तारीख 21 अक्टूबर 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको उस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले एक मैप के क्वेश्चन के साथ लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। याद होगा परसों के वीडियो में हमने बैटल ऑफ वेलोंग के बारे में डिस्कशन किया था। तो इस पर्टिकुलर बैटल के रेफरेंस में आपके पास में दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो बैटल ऑफ वेलोंग है ये हुआ था लद्दाख के अंदर में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि बैटल ऑफ वेलोंग ये इकलौता ऐसा युद्ध था जो कि 1962 के समय पर जब भारत चाइना के बीच में युद्ध हुआ, तो इसी पर्टिकुलर बैटल ऑफ वेलोंग के दौरान दोस्तों इंडियन फोर्सेस ने काउंटर अटैक किया था चाइना के अगेंस्ट में। तो बताइए यहाँ पे दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े होते तो थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल हो जाता। नाउ आगे आते हैं और आज के सेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर। वो हिस्सा यह है कि बेसिकली आज के पर्टिकुलर डिस्कशन में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है ये मोस्ट पावरफुल वीडियो है आपके न्यूज़पेपर एनालिसिस का पूरे यूट्यूब पर। रीज़न यह है क्योंकि यहाँ पे हम द हिंदू का जो पूरा डिस्कशन होता है वो तो करते हैं, उसके साथ साथ बाकी जो सोर्सेस अलग अलग होते हैं जिसके लिए आप अलग अलग वीडियोस पर भागने लगते हैं, वो सभी सोर्सेस एक जगह पे मिल जाते हैं। मतलब केवल एक ही वीडियो कवर करना है, करंट अफेयर्स A to Z विद प्रॉपर क्वेश्चन यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों को टारगेट करेंगे। कोड्स आपको मिलेंगे उस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एसए एग्जामिनेशन में, एथिक्स के अंदर में। तो हर एक चीज़ एक ही पर्टिकुलर लेक्चर में, डेली एक लेक्चर आपने यहाँ पे ये कवर करना होगा। बहुत बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। चलिए जैसे आज के सेशन को देखेंगे तो आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या खबरें होने वाली हैं। अच्छा, कल संडे था तो कल हमने रिवीजन का वीडियो अपलोड किया था, तो कई सारे लोगों के क्वेश्चन थे सर हमने रिवीजन किया है तो संडे वाले अखबार के आर्टिकल कहाँ गए, तो वो भी मैंने लगा दिए। तो परेशान मत होना, न्यूज़पेपर का कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, ये मेरी गारंटी है। तो आज के न्यूज़पेपर में दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भारत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफिकेट मांग रहा है। WHO से सर्टिफिकेट किस लिए मांग रहे हैं हम, क्योंकि हमने काला अजहर नाम की बीमारी को ख़त्म कर दिया है, इस वजह से। तो डिस्कस करेंगे, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर वेमेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी इस पर्टिकुलर कमीशन की नई चेयरपर्सन आ चुकी हैं, तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, इस कमीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर आज के द हिंदू अखबार में सबसे पहला एडिटोरियल, अब एडिटोरियल मेंस के लिए रेलिवेंट होते हैं तो ध्यान से सुनते चलिएगा। एडिटोरियल में पहला आर्टिकल है जहां पे हम बात करने वाले हैं एसेंशियल बिजनेस प्रायोरिटीज इन चेंजिंग वर्ल्ड। दुनिया में जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं उसमें बिजनेस को लेकर उनकी क्या क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, ज़रा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन अगला एडिटोरियल आज के न्यूज़पेपर में है इंडिया चॉइसेस इन अ वर्ल्ड बिकमिंग बाइपोलर अगेन। तो दुनिया आज बाइपोलर साइड पर बढ़ रही है, यानी दो सुपर पावर्स हमको दिखाई पड़ रहे हैं, USA एंड चाइना। दोनों के बीच में इंडिया की क्या क्या चॉइसेस होनी चाहिए उसको लेकर शशि थरूर साहब ने एक एडिटोरियल लिखा है, डिस्कस करेंगे इसको भी। फिर न्यूज़पेपर में दोस्तों एक और एडिटोरियल है जहां पे बात हो रही है इंडिया एंड द US कनाडा केसेस। अब यहाँ पे भारत कनाडा के रिलेशंस पिछले कुछ समय पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुए हैं, उसके बारे में बात हो रही है। ज़्यादा कुछ खास डिस्कशन करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिटेल से आर्टिकल परसों कवर किया हुआ है। फिर गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट करके एक एडिटोरियल है जहाँ पे तमिलनाडु के अंदर गवर्नर का एक बड़ा इशू आया है, तो गवर्नर के रोल को समझेंगे, पॉलिटी का रिलेवेंट टॉपिक है। देन एक एडिटोरियल बहुत काम का है, आज का आर्टिकल ऑफ द डे। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पार्लियामेंट्री पैनल है उन्होंने हमारे आर्म्ड फोर्सेस को रिव्यू किया है कि जो हमारी फोर्सेस हैं, जो हमारी मिलिट्री पावर है, क्या वो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर के लिए तैयार है। तो आज हम समझेंगे नॉन काइनेटिक वॉरफेयर और काइनेटिक वॉरफेयर में क्या डिफरेंस होता है, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर कितना ज़्यादा घातक होता है।
एक ऐसा युद्ध जहाँ पे हथियार नहीं चलेगा, जहाँ पे कोई आमने सामने नहीं खड़ा होगा, लेकिन फिर भी वो युद्ध एक देश को बर्बाद कर सकता है। समझेंगे पूरे मैटर को। फिर उसके बाद अदर सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है छोटे, तो उनको भी कवर किया जाएगा। ये हो गया आज का न्यूज़पेपर। अब आइए दूसरी साइड पर प्रीलिम्स के लिए कुछ आर्टिकल रेलिवेंट है, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्टार वन रोबोट के बारे में। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट जो कि रिसेंटली चाइना ने लॉन्च किया है, थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। फिर बात हो रही है अफ्रीकन बाओबैब पेड़ को लेकर। अफ्रीका के अंदर में पाए जाने वाले पेड़ जो कि बहुत ज़्यादा समय तक जी सकते हैं, कई कई हज़ारों साल तक रह सकते हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन होगा। फिर एक कन्वेंशन चर्चाओं में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसकी बड़ी बैठक होने वाली है कोलंबिया के अंदर में, तो समझेंगे ये कन्वेंशन क्या है। फिर कामिंग रिवर दोस्तों आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है, इसको डिस्कस करेंगे। जॉर्डन का पेट्रा टॉम हमने अभी जो परसों का वीडियो था उसमें डिस्कस नहीं किया था, तो आज ये कवर किया जाएगा। विटिलिगो चर्चाओं में है, तो एक और डिजीज़ चर्चा में आपको देखने को मिल जाएगी, समझेंगे। इसको लेकर रिसेंटली एक कनाडा फिल्म रिलीज़ हुई है, उस फिल्म के आधार पर यहाँ पर हम इस बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। देन बात है सोलिगा ट्राइब के बारे में। ये ट्राइबल कम्युनिटी आज पानी की समस्याओं को फेस कर रही है। एक बहुत अच्छा आर्टिकल डाउन टू अर्थ में पब्लिश हुआ है, तो यहाँ पे ये समझेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों एनजीएमबी के बारे में परसों आर्टिकल में डिस्कस किया था, बट कुछ अधूरी इन्फॉर्मेशन थी, आज वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर दी गई है, तो ये आज आपको कंप्लीट आर्टिकल मिलेगा। फिर लॉन्ग बिल्ड वल्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये गिद्ध अभी के समय पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ कवरेज में आपको नजर आएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा इनको भी, ठीक है। ये सब कुछ चर्चाएं होने वाली हैं, लेकिन अब दोस्तों हम लेक्चर की शुरुआत करेंगे उससे पहले आपका एक छोटा सा रिविजन तो कर लें, टेस्ट तो कर लें कि परसों जो हमने वीडियो कवर किया था, उस परसों के वीडियो में कुछ क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, आपको कितना याद है कितना नहीं याद है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसी सेशन में आपका रिवीजन भी इंक्लूडेड है। तो जैसे यहाँ पे आज का लेक्चर अच्छे से सुनते चलिएगा, कल जब मैं ये लेक्चर शुरू करूँगा तो इंडेक्स के बाद ही यहाँ पे आपका छोटा सा टेस्ट होगा 1 से 2 मिनट के अंदर। जैसे आज आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये जो टेस्ट है ये परसों के वीडियो से कंडक्ट किया गया है, तो परसों का लेक्चर जिन्होंने देखा है वो यहाँ पे इसको सॉल्व कर पाएंगे, और आई होप यहाँ पे सभी लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे जो भी वीडियो देख चुके हैं। चलिए देखते हैं आपकी मेमोरी पावर कहाँ पे स्टैंड करती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, आंसर दे दीजिएगा। लास्ट में वीडियो के अंत में आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा। तो सवाल यहाँ पर यह है, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स आईएनएस समर्थक। हाल ही में आईएनएस समर्थक चर्चाओं में था, परसों के वीडियो में डिस्कस किया। क्या है आईएनएस समर्थक? ऑप्शन नंबर ए, क्या एक स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, या ऑप्शन नंबर बी, क्या एक शिवालिक क्लास स्टेल्थ मल्टी रोल फ्रीगेट है, या ऑप्शन नंबर सी, क्या ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, या ऑप्शन नंबर डी, क्या ये एक मल्टीपर्पज वेसल है। तो बताइए इसमें से सही उत्तर इसका क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, याद है ना। तो इसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स आपके पास में, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लोकेटेड है हमारे हैमिस नेशनल पार्क के नॉर्थ में, और जो देवसाई नेशनल पार्क है इसके ईस्ट में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है एक नदी है श्योक और दूसरी नदी है नुब्रा, ये दोनों नदी मेजर वाटर सोर्स हैं इस पर्टिकुलर सेंचुरी की। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल पहला सही है, बी केवल दूसरा सही है, सी दोनों सही है, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों हैंड इन हैंड इनिशिएटिव को लेकर, यह भी हमने परसों डिस्कस किया था। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट इस इनिशिएटिव को लेकर बोलता है ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है। इस प्रोग्राम का मेन पर्पस है गरीबी को ख़त्म करना, उसके अलावा भुखमरी को ख़त्म करना, माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करना, कैसे सोशियो इकोनॉमिक डेटा का यूज़ करके। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सो दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है जहाँ पे अफ्रीकन पेंगुइन के बारे में बात हो रही है। अगेन परसों ही हमें इसको भी डिस्कस किया था। तो अफ्रीकन पेंगुइन को लेकर 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर पेंगुइन है ये नेचुरली ब्रीड करती है बरोज में, यानी गड्ढे खोद के उसमें। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि अफ्रीकन पेंगुइन जो है इसको हमने आईयूसीएन के अंदर में एंडेंजर्ड स्पीशी की कैटेगरी में कवर किया गया है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन, देखते हैं आप लोगों ने कितना कितना पढ़ा हुआ है। प्लीज़ इनके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दीजिएगा। चलिए अब आते हैं आज के थंबनेल वाले इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। चाहे हमारा वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो बिजनेस स्टैंडर्ड हो, चाहे वो लाइव मिंट हो, या फिर हिंदुस्तान टाइम्स ही क्यों ना हो, सभी जगहों पर इस रोबोट के बारे में डिस्कशन हो रहा है। एक वीडियो दोस्तों यूट्यूब पे रिलीज़ हो चुका है जहाँ पे चाइना ने एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ इवन बताया जा रहा है दुनिया की सबसे तेज़ मशीन, दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला रोबोट तैयार कर लिया है। तो इस रोबोट का नाम है स्टार वन।
क्वेश्चन बन सकता है स्टार वन नाम की चीज़ हाल ही में न्यूज़ में थी, ये क्या है? तो यह है फास्टेस्ट रोबोट इन द वर्ल्ड। और ध्यान रखिए, अब ये जो रोबोट बनकर आया, इससे पहले दूसरे कोई और भी रोबोट तो होंगे जो सबसे तेज दौड़ते होंगे। हाँ, तो बिल्कुल टेस्ला जो कंपनी है एलॉन मस्क की, उसका एक रोबोट था ऑप्टिमस। उससे पहले बोस्टन का भी यहाँ पर एक और रोबोट है एटलस। तो इन कंपनीज के रोबोट ऑलरेडी फास्टेस्ट रोबोट हुआ करते थे, बट आज के समय पर चाइना इन सब कंपनीज के साथ में कह सकते हैं ओवरटेक कर चुका है और इनका जो टैग है फास्टेस्ट का वो छीन चुका है। तो टेस्ला इसलिए परेशान है क्योंकि यहाँ पे टेस्ला वाला रोबोट अब पीछे हो चुका है, चाइना का रोबोट वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रोबोट बन चुका है। चलिए इस रोबोट के बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में एथिक्स के लिए भी रेलिवेंट हो जाएगा। तो इस रोबोट के बारे में बता ही चुके हैं। बाकी दोस्तों कितना तेज़ दौड़ सकता है, इसकी जो स्पीड है वो है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 13 किलोमीटर की तेज़ी से यहाँ पर ये दौड़ पाएगा। ठीक है, एक वीडियो रिलीज़ हुआ है जहाँ पे चाइना ने अपने दोनों रोबोट्स अभी एक वीडियो में दिखाए हैं और इस तरीके से ये दोनों रोबोट्स आपस में रेस कर रहे हैं। और ये कहाँ पे किया गया है? गोबी डेजर्ट में। अब ये गोबी डेजर्ट दोस्तों आपको पता है, इस डेजर्ट का आधा हिस्सा मंगोलिया में है और आधा हिस्सा चाइना में है। तो इसी अपने चाइना वाले रीजन में, ठीक है, मंगोलिया का हिस्सा नहीं, अपने वाले हिस्से में ही यहाँ पे इन्होंने जो ये है रोबोट है उनकी ये जो रेसिंग वगैरह वो करवाई है। समझ गए इस बात को। बाकी इस रोबोट के बारे में बेसिक और जानकारी लेंगे तो वर्ल्ड फास्टेस्ट मशीन, अगेन वही बात, गोबी डेजर्ट में यहाँ पर इन्होंने कंपीट करवाया, वही सिमिलर चीज़ जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यह है दोस्तों, इस रोबोट के अंदर में हाई स्पीड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो जितनी भी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन होगा उसको तुरंत ये प्रोसेस कर सकेगा। अब प्रोसेसिंग की पावर आप इसकी जानो, ये जो रोबोट है ना, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर पे तैयार किया गया है। कहने का मतलब है 1 सेकंड के अंदर अंदर 275 ट्रिलियन ऑपरेशंस को ये प्रोसेस कर सकता है। कहोगे इसका मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी प्रोसेसिंग चलती है दूसरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में, चाहे हम लैपटॉप्स वगैरह की बात करेंगे तो लैपटॉप भी इवन उसकी 45 से लेकर 55 ट्रिलियन के आसपास प्रोसेसिंग की पावर होती है पर सेकंड। तो इससे भी कई गुना ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर ये चीज़ों को प्रोसेस करेगा, ऐसा यहाँ पे कहने का मतलब है। तो ये कहीं ना कहीं इस रोबोट को काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं आगे बढ़ा देता है दूसरे रोबोट्स के कंपैरिजन में। फिर यहीं पर एक और क्वेश्चन उठता है कि सर ये जो रोबोट्स बन रहे हैं इसका यूज़ कहाँ पे होगा? अभी चाइना ने रोबोटिक डॉग्स बनाए हैं, आपको पता है। ऐसे डॉग आ चुके हैं आजकल दुनिया में जो गन वगैरह चला सकते हैं। तो ये रोबोटिक जो चीज़ें हैं वो लगातार इंक्रीज़ हो रही है, इनका यूज़ वॉरफेयर में किया जाएगा, ऐसा कई सारी जो रिपोर्ट्स बता चुकी हैं। बट वॉरफेयर में यूज़ करने से कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, फ़ायदा तो होगा लेकिन नुकसान भी होगा। अब फ़ायदा जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, इंसानों की जान नहीं जाएगी, जवान शहीद नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे यही रोबोट्स का उल्टा उपयोग किया जा सकता है, इनको हैक किया जा सकता है ना। तो ऐसे भी कई सारे जो कंसर्न्स है वो देखने को मिलेंगे। इवन रोबोटिक्स में हम इतना आगे जा चुके हैं कि यहाँ पे रियलिस्टिक रोबोट्स भी आ चुके हैं मार्केट में, जैसे आप देख पाओगे इस तरीके से रोबोट्स को रेडी किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा अभी आपने देखा जो भी आर्टिकल हमने डिस्कस किया है, ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और डिस्कस करेंगे। वो सभी इन्फॉर्मेशन को आपको एक पीडीएफ में कंपाइल करके दे दिया जाता है, एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, एक ऐसा पीडीएफ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। एक ऐसा ग्रुप आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा जिस ग्रुप में सभी का सभी करंट अफेयर का कंटेंट होगा। सालों साल करंट अफेयर के कंटेंट एक ही जगह पे स्टोर मिलेंगे, तो आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स कैसे बनाएं या ना बनाएं, सब कुछ डेटा आपके पास में मिल जाता है। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। अब ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, सिंपल सी बात है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे हो रहे हैं। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब सेटिस्फाई हो जाना, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन एक काम ज़रूर करना है, वो यह है कि मेक श्योर करें चैनल के ऊपर में जो लाइक का बटन है, स्पेशली इस वीडियो पर
लाइक का बटन उसको प्रेस करें। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग यार सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो आजकल आपको पता है टॉप नॉच हो चुका है, हर एक चीज़ कवर हो रही है। मैंने कई लोगों के कमेंट देखे पिछले 2-3 वीडियोस में, बहुत ही ज़्यादा प्यार, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट आपने इन वीडियोस को दिखाया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोगों का कहना है कि सर पहले के जो वीडियोस हुआ करते थे उससे जब हम जगह जगह पर मॉक टेस्ट दे रहे थे तो उसमें क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, लेकिन आज के जो वीडियोस हैं इसमें जो आप प्रीलिम्स बूस्टर वाले आर्टिकल ऐड कर रहे हैं, यहाँ से जो जगह जगह पे हम मटेरियल में मॉक टेस्ट दे रहे हैं वहाँ पे लगातार क्वेश्चन फंस रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अच्छी बात है, ऐसे ही आप मेहनत करते रहें। मैं अपनी साइड से मेहनत करूंगा, लेकिन उतने ही ज़्यादा आपको अपनी साइड से मेहनत करना है, ठीक है। मेरा काम है वीडियो को क्रिएट करना, अब जैसे तैसे मैं क्रिएट करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आपका काम है इसको अच्छे से कंज्यूम करना, इसका प्रॉपर तरीके से रिविजन करना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँ आपके दिमाग में हर एक चीज़ को बैठा दिया जाए। इस वजह से मैं बिल्कुल सरल से सरल करके हर एक चीज़ को बता रहा हूँ। तो कई सारे लोगों की एक और डिमांड थी, सर एसए और एथिक्स वाला कॉन्सेप्ट भी है, इसमें हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, एसए में कई बार मार्क्स कम रह जाते हैं, एक अच्छा स्कोरिंग पोर्शन है, सर कैसे कवर होगा। एथिक्स से डर लगने लगता है, कई बार कोर्ट आ जाते हैं, कैसे कवर होगा। एसए में कोर्ट्स हर साल आते हैं, कैसे हम अटेम्प्ट करें। तो चलिए रोजाना एक कोर्ट हम डिस्कस करेंगे। आज से इन कोर्ट की शुरुआत हो चुकी है, आज हमारा डे 1 है कोर्ट का। तो एक कोर्ट आपको ये देखने को मिलेगा, तो एक चाइनीज़ फिलोसोफर है कॉन्फ्यूशियस, इनका ये यहाँ पर कहना है, क्या कहना है, इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो सो लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। क्या कहने का मतलब है दोस्तों, ये जो कोट है, अब आप देख पाओगे ऐसे ही ना बहुत सारे कोट ऐसे में सीधा चेप दिए जाते हैं और बोला जाएगा लिखो भाई इसके ऊपर में कोई भी टॉपिक चुनो, लेकिन ये कोट आपके लिए मोटिवेशन का तो काम करेगा। आप इस पर विस्तार से लिख भी सकते हैं। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो चाहो तो आप इसके ऊपर में कुछ पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं ऐसे के फॉर्म में और सबमिट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया गया है। लेकिन ये कोट बोलता क्या है, इस कोर्ट ने यह दर्शाया है कि देखो, फिर से पढ़ता हूं, इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो। ये मैटर नहीं करता आप कितना ही धीमे चल रहे हो अपने लाइफ में अपने गोल के प्रति, लेकिन मैटर यह करता है कि आप रुके ना। मैटर यह करता है आपका परसिवरेंस, उसका इंपॉर्टेंस, आप में कितना पेशेंस है, आपका फोकस कहाँ है, समझ रहे हो, आपका डिसिप्लिन कहाँ पर है। ये चीज़ें मैटर करती हैं लाइफ में। परसिवरेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो आप कितने हठी हैं अपने गोल को लेकर, अपने गोल पर कितने ज़्यादा अटल हैं, ये मैटर करता है। और सिंपल सी बात है, आप तभी इंप्रूव होगे जब आप लाइफ में गिरोगे। मिस्टेक से सीखा जाता है, और जो मिस्टेक से सीखता नहीं वही सिमिलर मिस्टेक बार बार करता है, वो लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमें हमारे पास में एक बहुत ज़्यादा बड़ा कह सकते हैं कि परसिवरेंस होना चाहिए। हमें लगातार अपने गोल की तरफ अपने आप को पुश करना चाहिए, क्योंकि जो परेशानी है ऐसा नहीं है केवल एक ही इंसान या आपको ही देखने को मिल रही है। ज़िंदगी में हर एक के ज़िंदगी में परेशानियां होती हैं, ये सभी को पता है। तो लाइफ आसान नहीं है, सिंपल सी बात है, लेकिन उस लाइफ को आसान करने के लिए आपको ज़रूरत है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट एंड साथ ही साथ में परसिवरेंस की। तो जो हार्ड वर्क होता है ना दोस्तों, वो एक टैलेंट को बीट कर सकता है, ये ध्यान रखना। भले ही कोई इंसान कितना भी बड़ा टैलेंट लेकर बैठा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने उसी टैलेंट को आगे और रिफाइन नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक इंसान है जो केवल हार्ड वर्क करना चाहता है, मेहनत करना जानता है, तो ऑब्वियस ही बात है वो अपनी उस मेहनत से, उस हार्ड वर्क से यहाँ पर किसी को भी बीट कर सकता है। समझ गए इस बात को? तो दोस्तों जितने भी प्लान्स हम लेकर चल रहे हैं वो सब प्लान आप चला सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो सभी प्लान सही रास्ते में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो लाइफ में एक प्रॉपर गाइडेंस भी होना चाहिए, लेकिन चलना है। मैंने जैसे बताया, आपको अपने गोल परस्यू करने हैं, अपने गोल को समझना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप किधर जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपके गोल के पीछे का पर्पस क्या है, आपको उस गोल के प्रति रोजाना यहाँ पर काम करने के लिए क्या चीज़ मोटिवेट कर रही है। ये सब चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। समझ गए? तो ये इस पर्टिकुलर कोड का मतलब निकल कर आता है। अब इसी मतलब को आप थोड़ी और विस्तार से डिफाइन कर सकते हैं। आप मान लो वैसे आ जाए तो उस पर आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। बाकी ऐसे कोड कंटिन्यू रखने हैं तो बताइएगा, नहीं रखने हैं तो भी बताइएगा, आपके सजेशन लेकर चलेंगे आगे। अब आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। ये वाला टॉपिक जो है दोस्तों हमारे कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ था। आज भी ये आर्टिकल प्रेजेंट है, क्योंकि कल संडे था तो हमने रिवीजन किया, कुछ आर्टिकल रह गए थे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे जो टॉपिक है बात करता है, भारत आज के समय पर सर्टिफिकेशन मांग रहा है फ्रॉम दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
हम सर्टिफिकेशन मांग रहे हैं कि भाई हमें सर्टिफिकेट दो। किस चीज़ का? कि भाई हमने काला अज़र नाम की बीमारी ख़त्म कर दी है। तो सर्टिफिकेशन कब दोगे? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही बॉडी है वो, कि क्या करती है, एक सर्टिफिकेशन, एक ठप्पा लगाती है किसी पर्टिकुलर देश पर जब वो देश किसी बीमारी को ख़त्म कर देता है। जैसे भारत में कई सारी बीमारियां ख़त्म हो चुकी हैं, कई सारे देश पोलियो फ्री कंट्री हैं, पोलियो का कोई केस नहीं है। तो वो सर्टिफिकेशन कहाँ से आया? WHO की साइट से आया। WHO ने तो बताया है कि इस देश में ने ये बीमारी ख़त्म कर दी है। तो कहने का मतलब है अभी तक हमें ये सर्टिफिकेशन का टैग मिला नहीं है। हाँ, मिला नहीं है, लेकिन भारत इसकी मांग कर रहा है। अब सवाल ये भी है क्यों मांग कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों काला अज़र की केसेस पिछले कुछ समय पर तो देखने को मिले हैं, लेकिन अब ये केसेस बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो इंडिया ये बोलता है कि आज ये केसेस पिछले 2 सालों में हर 10,000 में से केवल एक केस निकल कर आया है। तो ये केसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं, जो एक समय पर बहुत ज़्यादा थे। तो काला अज़र धीरे धीरे करके बीमारी बढ़ी, आज भारत इसको कंट्रोल कर चुका है, और कंट्रोल कर चुका है तो केसेस कम है, डेथ बिल्कुल ना के बराबर है। तो हमें यहाँ पर यह टैग मिलना चाहिए कि हमने इस बीमारी को काउंटर कर लिया है, या हम यहाँ पर इस बीमारी को एलिमिनेट कर चुके हैं। ठीक है, कुछ केसेस अभी इसके काला अज़र के बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल या यूपी के भी कुछ हिस्सों से यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बट धीरे धीरे करके यहाँ पर उनको भी टैकल किया जा रहा है। कई सारी जो हमारे पास में रणनीतियाँ हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो हमने अपना रखी हैं ताकि इन बीमारियों को तुरंत पता लगा के और तुरंत यहाँ पर इसका मैनेजमेंट करके वहीं पर इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अभी रास्ते में चल रहे हैं। WHO से एक तुरंत बहुत बड़ा सर्टिफिकेशन हमें मिलेगा कि हाँ, हमने एक बड़ी प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, ये आर्टिकल एग्ज़ाम में आपके लिए कोई रोल प्ले करेगा? हाँ, प्ले तो करेगा, लेकिन किस तरीके से करेगा? क्या न्यूज़पेपर पढ़ के या आर्टिकल पढ़ के निकल जाना है? कभी नहीं। ये आर्टिकल बस खाली एक जरिया है, एक सोर्स है। अब एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनेगा आपसे तो दोस्तों सीधा आपसे काला अज़र के बारे में पूछा जाएगा। क्या है काला अज़र? डिजीज़ इन न्यूज़ का मैंने एक सेक्शन बनवाया था, आप लोगों को याद होगा, तो उसमें एक नई बीमारी ऐड कर लेना, काला अज़र। तो इंडिया कई सारे टारगेट्स अचीव कर चुका है। काला अज़र को हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है विसरल लेशमनियासिस। ये दूसरी खतरनाक, एक कह सकते हैं डेडलिएस्ट डिजीज़ है, जानलेवा बीमारी है मलेरिया के बाद। मलेरिया तो मच्छर से होता है, लेकिन काला अज़र सैंड फ्लाई से होती है। एक उड़ने वाला कीड़ा, स्पेशली यहाँ पर रेतीले कलर का आपको ये देखने को मिलेगी फ्लाई, इसकी वजह से यहाँ पर ये काला अज़र बीमारी फैलती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आज जो हमारे देश में कई सारी या नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, उसमें से एक डिजीज़ ये काला अज़र भी है, जिसको हम लेशमनियासिस के नाम से भी जानते हैं। पता है ना, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ यानी NTD क्या होती हैं? वो बीमारियां जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में हैं, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो इसमें यहाँ पर लेशमनियासिस भी आपकी ये बीमारी है, ध्यान रखिए, जो प्रोटोजोआ से फैलती है। कई सारी बीमारियां बैक्टीरिया से फैलती हैं, वायरस से फैलती हैं, फंजाई से फैलती हैं, उसी तरीके से प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारियां भी आपको ये देखने को मिलेगा। इसमें चेगैस डिजीज़ भी है, लेशमनियासिस भी है। तो जो काला अज़र है, जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे थे, ये भी यहाँ पर एक पैरासिटिक डिजीज़ है, जो मलेरिया के बाद दूसरी सबसे खतरनाक बीमारी है। इसको कई बार हम ब्लैक फीवर का नाम भी देते हैं या दमदम फीवर का नाम भी देते हैं। इसमें एक इंसान की जो स्किन है, जो चमड़ी है, वो काली पड़ने लग जाती है। ये होता किसकी वजह से? प्रोटोजोआ की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन बीमारी फैलती कैसे है? ये फैलती है, एक फीमेल सैंड फ्लाई है, और ये सैंड फ्लाई ये आपको देखने को मिलेगी, इसी की वजह से बीमारी फैलती है। इंडिया में ऐसे कई सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो बीमारी पूरी तरह से इन्फेक्ट होती है, तो एक इंसान के जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है, स्पेशली उसको इम्पैक्ट करता है। उसके अलावा उसका बोन मैरो, स्प्लीन या लीवर के ऊपर भी असर पड़ता है। बॉडी पार्ट्स में स्पेशली यहाँ पे आप देख पाओगे, ये सभी ऑर्गन्स हैं जो कि डैमेज हो सकते हैं इस बीमारी की वजह से। अब काला अज़र के बारे में आपको पता चल गया। ये जो बीमारी है ना, ये सबसे ज़्यादा बुरी तरह से परेशान करती है उन लोगों को जो गरीब लोग हैं, जिनको अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, कुपोषण के शिकार हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, प्रॉपर फाइनेंशियल रिसोर्सेस उनके पास में नहीं है, तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये बीमारी आपको देखने को मिल जाती है। समझ गए? उसके अलावा ये मैं आपको बता ही चुका हूँ लेशमनियासिस में एग्जैक्टली होता क्या है। इसमें कई सारे सिम्टम्स हैं। इर्रेगुलर बुखार देखने को मिलता है, क्योंकि अगर किसी को बीमारी होगी तो पता कैसे चलेगा? तो इसमें सबसे पहले लक्षण आप देख पाएंगे। वैसे जो लेशमनियासिस है ना, इसके भी 3 प्रकार होते हैं। एक होता है विसरल, दूसरा होता है क्यूटेनियस, और तीसरा होता है म्यूकोक्यूटेनियस। तो इसमें जो विसरल लेशमनियासिस है, इसमें इरेगुलर बुखार, एनीमिया, वेट लॉस, स्प्लीन एंड लीवर एनलार्जमेंट, ये सब कुछ हो सकता है। उसके अलावा स्किन के ऊपर में रैशेस हो सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पर प्रकार है वो है क्यूटेनियस लेशमनियासिस। इसमें बॉडी के ऊपर में छाले पड़ सकते हैं, है ना।
फिर उसके अलावा एक आता है म्यूकोक्यूटेनियस लेशमैनियासिस। इसमें अगेन एक म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर में छाले बनने लगते हैं, स्पेशली यहाँ पे नाक में, थ्रोट में, माउथ में। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं काला अजहर के, ध्यान रखिएगा। तो सिम्टम्स हमने डिस्कस कर लिया। ट्रीटमेंट है कोई? तो दोस्तों इसका ट्रीटमेंट की जब बात करते हैं तो हाँ, बहुत सारे जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल हैं। जैसे एक ट्रीटमेंट है AMB नाम की एक दवाई है, लाइपोसोमल AMB। ये वो दवाई है जिससे ये पेशेंट ठीक किए जा सकते हैं। उसके अलावा कुछ और ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है, जिसमें आता है पेरोमोमाइसिन, उसके अलावा मिल्टेफोसिन, देन मल्टी ड्रग थेरेपीज। ये कुछ थेरेपीज है जिससे को यूज़ करके यहाँ पे काला अजहर जैसी बीमारी को काउंटर किया जा सकता है। समझ गए? तो ये बेसिक फैक्ट्स हो गए। अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं सब डेटा से बनेगा। ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल करके बता दिया है। अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। तो ये जो महिला आपको दिख रही है, इनका नाम है विजय किशोरी राहतकर। तो ये अब नई चेयरपर्सन बन चुकी हैं नेशनल कमीशन फॉर वेमेन की। नेशनल कमीशन फॉर जो वेमेन है, इसको लेकर रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उठे। कोलकाता में आरजीकर कॉलेज का यहाँ पर पूरा इंसिडेंट हमने देखा। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स नजर आए, जिसको लेकर यहाँ पे जो NCW है इसके अंदर में सुधार की भी बात की गई थी। तो मैं पूरा का पूरा होलिस्टिक कवरेज करने वाला हूँ। अब देखिए, जो हमारे वनडे एग्जामिनेशन होते हैं ना, बैंकिंग वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे डायरेक्टली नाम पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए नेशनल कमीशन फॉर वेमेन की नई चेयरपर्सन आई हैं, वो कौन है? तो वो है विजय किशोरी राहतकर। लेकिन जब बात करते हैं UPSC, स्टेट PSC की, तो इन एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स पूछी जाती हैं। तो इस वहाँ पे पूछा जा सकता है नेशनल कमीशन फॉर वेमेन के बारे में। तो ये जो अपॉइंटमेंट किया गया है इनका दोस्तों, ये अपॉइंटमेंट हुआ है नेशनल कमीशन फॉर वेमेन एक्ट 1990 के सेक्शन नंबर 3 के तहत, ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा ये भी बताया जाता है कि नेशनल कमीशन फॉर वेमेन का चेयरपर्सन बनने के लिए, अब जब वो चेयरपर्सन बन जाएंगी तो 3 साल तक सर्व करेंगी। जैसे आज ये चेयरपर्सन बन गई तो आगे 3 साल तक इसकी चेयरपर्सन बनी रहेंगी, या फिर जब तक 65 की ना हो जाए तब तक बनी रहेंगी। दोनों में से जो भी पूरा हो जाएगा उसके हिसाब से इनका टेन्योर को ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ये जो प्रॉपर अनाउंसमेंट है इनके अपॉइंटमेंट का, ये पब्लिश किया जाएगा गैजेट ऑफ इंडिया में, इस वजह से अभी के समय पर न्यूज़ में है। उसके बाद एक और बात ध्यान रखिएगा, जो नेशनल कमीशन फॉर वेमेन है एक प्रकार का स्टैचुअरी बॉडी है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो संविधान में मेंशन्ड है ना, लेकिन ये एक स्टैचुअरी बॉडी है, ध्यान रखिएगा, एक पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से बनाई गई है। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर वेमेन एक्ट 1990, ये बेसिक फैक्ट है। लेकिन कहानी भी पूरी नहीं हुई है, ये तो आर्टिकल सब पढ़ लेंगे। एग्जाम में यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेशनल कमीशन फॉर वेमेन्स की डिटेल्स के बारे में। तो स्टैचुअरी बॉडी है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इस बॉडी का काम क्या है? नाम से पता चल रहा है नेशनल कमीशन फॉर वेमेन। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सेफ्टी के लिए ये पर्टिकुलर कमीशन काम करता है। या महिलाओं के लिए यहाँ पे सरकार मान लो कोई नई पॉलिसी बना रही है, कोई नई नीति बना रही है, कोई नया रूल बना रही है, तो उसमें यहाँ पर सरकार को एडवाइस करना, बताना, तो ये सारा काम भी नेशनल कमीशन फॉर वेमेन का होता है। इस बॉडी को, जैसे मैंने बोला, एक स्टैचुअरी बॉडी है, तो एक्ट के माध्यम से बनाया गया। जनवरी 1992 में बनाया गया था, लेकिन जो 1990 वाला कानून था इसके तहत यहाँ पे इसको तैयार किया गया। इसका मेन उद्देश्य, मैंने अगेन वही बताया, महिलाओं के हक की बात करना, उनकी आवाज़ बनना। और कई सारे मैटर्स ऐसे हैं, जैसे आज हो दहेज का एक मैटर होता है, डाउरी हो गया, पॉलिटिक्स, रिलीजन, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से हर जगह में प्रोवाइड करवाना, है ना, या उनके एक्सप्लॉयटेशन को रोकना, ये सारा काम राष्ट्रीय महिला आयोग का है, यानी नेशनल कमीशन फॉर वेमेन का देखने को मिलेगा। उसके अलावा यही पर्टिकुलर जो कमीशन है, इनके पास में कई सारी कंप्लेंट्स भी आती हैं। अब महिलाएं मान लो कोई कह सकते हैं पीड़ित है किसी वायलेंस की, उनके साथ में कोई हिंसा हुई है, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसी के साथ हरासमेंट हुआ है, तो वो कंप्लेंट्स अपनी दर्ज करवा सकती हैं नेशनल कमीशन फॉर वेमेन में। फिर आगे की कार्रवाई यही कमीशन करेगा। तो ये हम देख पा रहे हैं, बात हो रही है नेशनल कमीशन फॉर वेमेन की। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, N मतलब नेशनल, ये देश के स्तर पर काम करती है। क्या राज्य सरकारों के स्तर पर भी कोई ऐसी बॉडी है? हाँ बिल्कुल। तो जो राज्य के स्तर पे काम करते हैं उसको बोलते हैं स्टेट कमीशन फॉर वेमेन, यानी SCW। वो था NCW। क्लियर हो गया? अब जो स्टेट कमीशन है दोस्तों, ऐसे बहुत सारी स्टेट कमीशंस आपको अलग अलग राज्य और यूनियन टेरिटरीज में आपको नजर आएंगी। इस कमीशन का मेन काम क्या है? जो भी यहाँ पर कह सकते हैं ये मतलब नेशनल कमीशन फॉर वेमेन की तरह ही काम करता है। आज ये राज्यों की लिस्ट आपके सामने है दोस्तों। इन राज्यों की लिस्ट देख पाओगे, इसमें कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं जहाँ पर ये नेशनल कमीशन फॉर वेमेन आपको देखने को मिल जाता है। तो इस कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या है मैं आपको बता ही चुका हूँ। गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही है उसमें एडवाइस देना, महिलाओं के हक की बात करना, है ना। उसके अलावा यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत महिलाओं को राइट्स मिले हैं उसकी प्रोटेक्शन करना। कोई कंप्लेंट आप दर्ज करवा सकते हैं, या फिर कोई केस ऐसा है जहाँ पे कोई भी कंप्लेंट नहीं गई है लेकिन NCW खुद से यहाँ पे उस केस को उठा रहा है, उसको बोलते हैं सुओ मोटो।
तो दोस्तों वो वाली पावर भी एनसीडब्ल्यू के पास में है। कोई केस अगर ये खुद से लेकर चलना चाहते हैं तो खुद से भी यहाँ पर उस केस को वो हैंडल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। महिलाओं को और सशक्त बनाना, उनको एम्पावरमेंट की बात करना, स्पेशली यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर में उनको मजबूत बनाना, ये काम एनसीडब्ल्यू का है। समझ गए? तो ये यहाँ पे कुछ बेसिक फैक्ट्स जिसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब यहीं से ना एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। मैं आप लोग को यहीं पर एक मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूँ, चाहो तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सवाल यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बोलता है ये सुनिए। क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द फंक्शनिंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वेमेन्स कमीशन इन इंडिया। भारत में जो ये आपका महिला कमीशन आयोग है, इसका फंक्शन क्या है और कितना ज़्यादा इफेक्टिवली ये बॉडी काम कर रही है, इसको आपने बताना है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ। तो भारत में महिला आयोग की कार्यप्रणाली एवं प्रभावकारिता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। हर एक जो भी मैसेज होगा या वीडियो का लिंक वगैरह पड़ा होगा उस ग्रुप में, उसके नीचे कमेंट्स लिखा होगा। उसी कमेंट पे टैप करना, आपका नया ग्रुप ओपन हो जाएगा। उसमें आप जाकर अपने आंसर्स को सबमिट कर पाएंगे और एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करके अपने सजेशंस दे पाएंगे। ठीक है, चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। एनवायरमेंट वाले सेक्शन में इसको डाल देना। डाउन टू अर्थ की खबर है। डाउन टू अर्थ आपको पता है, देखो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि डाउन टू अर्थ कितना इंपॉर्टेंट सोर्स है स्पेशली एग्जामिनेशन के लिए, तो वो भी आपका कवर हो जाता है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि एक नई रिसर्च पब्लिश हुई है। पहले ना कुछ बात ये हो रही थी कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वजह से ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं। हमारे टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से पूरे पृथ्वी के ऊपर में भयंकर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कई सारे पेड़ पौधे मर रहे हैं। तो एक रिपोर्ट आई थी, क्लाइमेट चेंज की वजह से एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है अफ्रीकन बाओबैब। ये वो पेड़ आपको देखने को मिलेगा, ये इनके ऊपर में बुरा असर पड़ रहा है, ऐसा यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स ने बताया। लेकिन अभी रिसर्च आई है नई वाली, उसने ये सभी क्लेम को मना कर दिया है। उन्होंने ये बोला है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस अफ्रीकन बाओबैब पेड़ के ऊपर में कोई भी बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ना ही कोई पेड़ मारे गए हैं। पिछले 17 सालों में केवल और केवल यहाँ पर कह सकते हैं कुछ ही पेड़ हैं जो कि खत्म हुए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, अदरवाइज ये पेड़ जीवित हैं। तो ये यहाँ पर इस वजह से न्यूज़ में है। खबर समझ में आ गई। लेकिन अगेन वही बात है ना, खबर नहीं पढ़नी है, पढ़ना है जो एग्जाम में मटेरियल पूछा जाएगा। चलिए अब दोस्तों, पहले आपको पता होना चाहिए अफ्रीकन बाओबैब इस पेड़ के बारे में। ये जो ट्री है ना, इसका साइंटिफिक नेम है एडेनसोनिया डिजिटेटा। अब अफ्रीकन बाओब एक ऐसा पेड़ है जो लंबे समय तक या बहुत लंबी जिंदगी ये जीता है। छोटे से बड़ा होता है और इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, आप कह सकते हैं 20 फीट से लेकर 100 फीट तक ये ग्रो कर सकता है। इसका जो लकड़ी होती है बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है और ऊपर जाके ये काफ़ी ज़्यादा सिकड़ा सा होता है। यहाँ पे कहने का मतलब है, नीचे से आप देख पाओगे थोड़ा पतला है, लेकिन ऊपर जाके इतना, जैसे दूसरे पेड़ होते हैं भाई पूरे फैले होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज में होता है, सिकुड़ा सा होता है। समझ गए? ये जो पेड़ हैं दोस्तों, ये हज़ारों साल तक जीवित रह सकते हैं। तो कोई पेड़ है इसमें से जो हज़ारों साल जीवित रह चुका है? हाँ, जिम्बाब्वे के अंदर में एक पेड़ है और यही अफ्रीकन बाओबैब है। उसका नाम है पांके बाओबैब। लगभग 2450 साल पुराना यहाँ पर ये पेड़ आपको देखने को मिलेगा। अब ये पेड़ पाए कहाँ पे जाते हैं? स्पेशली यहाँ पे हमारे अफ्रीकन वाले रीजन में, जो हमारा सवाना वाला रीजन। अब सवाना ग्रासलैंड्स आपको पता है, तो अफ्रीका के अंदर में इन पर्टिकुलर रीजन्स में पाए जाते हैं। जिम्बाब्वे भी यहीं आसपास देश है, तो इन्हीं के अंदर में ये अफ्रीकन बाओबैब जो पेड़ है वो पाया जाता है। क्लियर हो गया? उसके अलावा मेडागास्कर में भी, तो मेडागास्कर ये छोटा सा आइलैंड आपको दिखेगा, है ना, इसके वेस्टर्न साइड में भी ये बाओबैब पेड़ पाया जाता है। ये जो पेड़ है वैसे अफ्रीका के कई सारे हिस्सों में पाया जाता है। ये पेड़ का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उस इंपॉर्टेंस को समझना, लेकिन उससे पहले इसका आईयूसीएन स्टेटस भी समझ लो। आईयूसीएन में इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी अगेन ये पेड़ काफ़ी ज़्यादा खतरे में भी है। एक प्रोटेक्शन की इसकी रिक्वायरमेंट है, संख्या बहुत कम बची है। और भारत के इंस्टांस में एक बात और पता होनी चाहिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में जीआई टैग दिया है बाओबैब पेड़ को, ये भी आपने ध्यान में रखना है। फिलहाल उसको हटाइए, अब आए दूसरी खबर पर। जो ये बाओबैब पेड़ है दोस्तों, इसका पता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है? ये बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करता है, बहुत सारा पानी अपनी बॉडी में स्टोर करके रखता है। जब भी बारिश होती है ढेर सारा पानी इसके जो लकड़ी है वो सोख के रख लेती है। फिर ड्राई सीजन के अंदर में भी यहाँ पर क्या होता है, इसमें बहुत सारी नमी होती है, इस वजह से यह इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा पेड़ ग्रो करता रहता है लंबे लंबे सालों तक। और इस पेड़ पे एक फल मिलता है, एक फ्रूट मिलता है,
और उस फल में एक एसिड होता है जिसके बारे में ध्यान रखनी है, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड कह लो, और विटामिन सी एसिड भी इसमें पाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है ना। उसके अलावा इन्हीं पेड़ के अंदर में, इन पेड़ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। हमारे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ये काउंटर करते हैं, लंबे समय तक फूड प्रोवाइड करवाते हैं, और उसके अलावा जानवर के लिए सर पे यहाँ पर एक शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं, ह्यूमंस को एक शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं। इतना ही नहीं, इस पेड़ से जो फल मिलता है तो उसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और वो फाइबर कंटेंट एक इंसान के बैक्टीरिया, मतलब गट के अंदर में जो अच्छे बैक्टीरिया होता है उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है, ताकि एक इंसान की गट हेल्थ अच्छी हो जाए। तो उसके लिए भी ये पर्टिकुलर पेड़ काम करता है। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं, ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, IUCN वगैरह पूछा जा सकता है। तो मैंने इंडिया का कॉन्टेक्स्ट भी बायोवेब पढ़ के रेफरेंस में आपको बता दिया है। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। एक और खबर है, और यहाँ पर भी डिजीज़ की बात करें। आज बहुत सारी बीमारियाँ यार चर्चाओं में हैं, कोई बात नहीं, चर्चाओं में है तो कोई पढ़ना तो है ना, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। लेकिन इसका चर्चा में आने के पीछे का रीज़न बहुत अलग है। हुआ यहाँ पर यह है कि एक हाल ही में फिल्म आई है, एक कन्नड़ा फिल्म है जिसका नाम है बिली चुकी हाली हकी, इस तरीके की फिल्म है। और उस फिल्म में दोस्तों एक बीमारी को दर्शाया गया है जिसका नाम है विटिलिगो। वो बीमारी ऐसी होती है जहाँ पे बॉडी पे कुछ पार्ट्स वाइट कलर के रह जाते हैं, कुछ पार्ट यहाँ पर आपका जो नेचुरल कलर स्किन होता है वैसा होता है। तो इस बीमारी को लेकर सोसाइटी के अंदर में कई सारा भेदभाव देखने को मिलता है, कई सारा झूठ वगैरह है। तो एक अच्छी अवेयरनेस फैलाना, लोगों को बताना इस बीमारी के बारे में, नेचुरल है, हो जाता है, ऐसा कोई कि उसके साथ में भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है जिसको बीमारी हो गई है। तो ये सब जानकारी इस मूवी के थ्रू फैलाई जा रही है, जो कि अच्छी बात है। तो इसी की वजह से यहाँ पर दोस्तों ये जो प्रॉब्लम, ये जो बीमारी है विटिलिगो, वो अभी के समय पर न्यूज़ में बना हुआ है। तो आपको ये जो खबर है वो समझ में आ गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा ये सुनिए। तो दोस्तों ये जो बीमारी है, आपसे सवाल बन सकता है ये किस तरीके की बीमारी है। तो ये एक स्किन डिसऑर्डर है, हमारे खाल से रिलेटेड एक बीमारी देखने को मिलेगी। इसमें एग्जैक्टली होता यह है कि हमारे बॉडी में ना एक पाया जाता है सेल, और उसका नाम है मेलानोसाइट्स। तो मेलानोसाइट क्या है? ये एक ऐसा सेल है जो हमारे बॉडी में मेलानिन बनाता है। क्या बनाता है? मेलानिन बनाता है। और ये मेलानिन बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी मेलानिन की वजह से हमारे स्किन को एक कलर मिलता है ना। हमारे खाल को एक जो कलर मिला है वो इसी मेलानिन की वजह से मिला है। और ये मेलानिन अगर ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो स्किन का जो कलर है वो यहाँ पे ख़त्म सा हो जाएगा। तो इस विटिलिगो में यही होता है कि भाई एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पे हमारा सेल जिसका नाम है मेलानोसाइट्स, ये सेल दोस्तों हो जाते हैं बर्बाद, यानी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब इससे क्या होगा? जब ये सेल सही से काम नहीं करेंगे तो हमारा मेलानिन नहीं बनेगा। मेलानिन नहीं बनेगा तो स्किन में प्रॉपर कलर नहीं आएगा, और इस तरीके की स्किन आपकी नज़र आएगी, कहीं पर वाइट, कहीं पे यहाँ पे नेचुरल कलर देखने को मिलेगा। तो होता यहाँ पर यह है कि ये जो प्रॉब्लम है, इससे क्या होगा, हमारे बॉडी में अलग अलग बहुत सारे पैचेस बन जाएंगे वाइट कलर के, जहाँ पे पिगमेंटेशन नहीं होगा। पिगमेंटेशन नहीं मतलब कलर पे कोई भी, मतलब स्किन पे कोई ऐसा कलर आपको देखने को मिलेगा नहीं। अब ये जो आपका प्रॉब्लम है विटिलिगो का, ये स्किन, हेयर को भी इम्पैक्ट कर सकता है। किनारे, मुंह के किनारे एक प्रॉपर लाइनिंग बन जाती है, जैसे आप यहाँ पे इस वाले फोटो में देख पाओगे। अब बताया ये जाता है कि इस बीमारी के पीछे का कारण क्या है। कुछ रिसर्चेस, वैसे तो ज़्यादा कोई कारण इसके बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन रिसर्चेस ये बताती हैं कई बार जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है, ये एक मेन कारण बन जाता है। ऑटो इम्यून केसेस में क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम गलती से हमारे मेलानोसाइट्स नाम के जो सेल हैं उनको ख़त्म कर देता है, उनको अटैक कर देता है। अब मेलानोसाइट अगर सेल के ऊपर अटैक होगा तो वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो पिगमेंटेशन नहीं बनेगा, और पिगमेंटेशन खत्म होने की वजह से यहाँ पर जो स्किन का कलर है वो भी इसी तरीके से हो जाएगा। तो एक कुछ यहाँ पे इसके पीछे के कारण बताए जाते हैं। अब दोस्तों ये जो कंडीशन आपको दिख रही है ना, ये शुरू कैसे होती है? पहले बॉडी में छोटे छोटे करके पैचेस देखने को मिलेंगे वाइट, और धीरे धीरे करके ये पैचेस एक्सपैंड होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। फिर जो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो स्किन वगैरह की यहाँ पे प्रॉब्लम्स को देखते हैं, उनका कहना यह है कि इसमें कई बार केमिकल एक्सपोजर की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो 30 साल से पहले की जो उम्र होती है, स्पेशली उस दौरान यहाँ पे ये बीमारी देखने को मिल सकती है। अब जो ये बीमारी होती है, ये ज़्यादातर 0.5% से लेकर 2% लोगों में पाई जाती है पूरे दुनिया में। तो कहने का मतलब है पूरे दुनिया में फिर भी लगभग 100 मिलियन लोग होंगे जो इस बीमारी से पीड़ित होंगे, और मेन और वेमेन दोनों में इक्वली यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो ध्यान रखिएगा विटिलिगो एग्जैक्टली क्या है और क्यों होता है, वो हर एक एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिया। सवाल यह है, सर क्या उसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह हो सकता है, उपाय हो सकता है?
तो ये सुनिए दोस्तों, वैसे तो इसका कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ध्यान से सुनना, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कई सारे ट्रीटमेंट है जहाँ पे हम अपने स्किन पिगमेंटेशन को वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे तो इसमें एक ट्रीटमेंट आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, उसके अलावा कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स या फोटोथेरेपी। अब ये जो ट्रीटमेंट्स है, इससे धीरे धीरे करके यहाँ पर क्या होगा, जो ये डीपिगमेंटेशन हो गया है इसको ख़त्म हो जाएगा और वापस से एक जो कलर है हमारी बॉडी को वो मिलेगा। क्योंकि जो हमारा सेल यानी मेलानोसाइट खत्म हो गया है उसको वापस से रीजनरेट किया जाएगा और ये रीजनरेट होते ही बॉडी में वापस से पिगमेंटेशन आ जाएगा, यानी प्रॉपर कलर की जो स्किन है वो बन जाएगी। समझ गए? तो ये आर्टिकल यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले खबर पर आते हैं। अगली खबर भी आज डाउन टू अर्थ की, आज का एनालिसिस डाउन टू अर्थ, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ऐसा एनालिसिस बनता चले जा रहा है। कोई बात नहीं, एनवायरमेंट के लिए रेलिवेंट टॉपिक है। अब काम का यार तो छोड़ तो सकते नहीं। हुआ यह है कि एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। कहाँ पर? कोलंबिया के अंदर में एक जगह है कैली, स्पेशली वहाँ पे। अब पहले ना मैप में कोलंबिया देख लो, उसके बाद ही कहानी आगे बढ़ाएंगे। एक सेकंड, मैं जा रहा था मैप ओपन कर ले और उधर से चल हो गया स्क्रीनशॉट क्लिक। कोई बात नहीं, ये इंडिया का मैप है, हमें कहाँ चलना है? कोलंबिया। कोलंबिया कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। तो दोस्तों चलते हैं वेस्टर्न साइड, घूमते घूमते आ गए इधर। यहाँ पे हमारा पूरा वेस्ट एशिया लगातार खबरों में है। अफ्रीका हर दिन हम लोग कवर कर ही रहे हैं, अफ्रीका को भी धीरे धीरे करके, है ना। अभी जिम्बाब्वे वगैरह भी कवर किया था। फिर आते हैं अफ्रीका के इधर, यह है हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को करते हैं जूम और थोड़ा सा आते हैं ऊपर। दिखा? हाँ दिखा। ये रहा कोलंबिया दोस्तों। यहाँ पे एक जगह है कैली, ये आप देख पाएंगे। यहीं पर ये पर्टिकुलर मीटिंग होने वाली है। अब कोलंबिया को अच्छे से देखोगे तो कई सारे कंट्रीज़ हैं जो कि इसके साथ में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर पेरू है, नीचे बराबर में इक्वाडोर है, ऊपर है वेनेजुएला, बगल में है यहाँ पर आपको ब्राज़ील भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा कोलंबिया के ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर पेनामा कैनाल है, पेनामा देश है। उसके अलावा ऊपर कोस्टा रिका है ना। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं। ऊपर यहाँ पे कैरिबियन सी आपको नज़र आएगा। तो ये है यहाँ पे कोलंबिया। अब इसमें ही ये जो जगह है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कैली, यहाँ पे बड़ी मीटिंग हो रही है। और वो मीटिंग कौन सी हो रही है? वो मीटिंग है कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी हम अपने जंगल में पेड़ पौधों की बात करें, उनकी सुरक्षा को लेकर ये पर्टिकुलर मीटिंग है। ये कन्वेंशन है या फिर अग्रीमेंट है। ये जो अग्रीमेंट है, जो कन्वेंशन मतलब अग्रीमेंट ही है, तो इसमें लगभग 196 कंट्रीज़ यहाँ पे इसका हिस्सा हैं जिन्होंने मिलकर साइन कर रखा है। एक मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव इंटरनेशनल अग्रीमेंट जिसका मेन पर्पज़ है हमारे नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना, उसकी सुरक्षा करना। इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को ओपन किया गया था कब? यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस की मीटिंग चल रही थी, उस दौरान यहाँ पर इसको साइन किया गया 1992 के अंदर में, रियो डे जेनेरियो में, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद उसे बताया जाता है कि इस कन्वेंशन के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है जो भी हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, हमारे जंगलों के अंदर में अलग अलग स्पीशीज़ हैं, उनकी सुरक्षा करना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का प्रॉपर तरीके से यूज़ करना, उसी जेनेटिक रिसोर्स का अच्छी तरीके से यूज़ करना। और यहाँ पे आपके जो बायोडाइवर्सिटी, इसमें हर चीज़ कवर की गई है। जेनेटिक रिसोर्स भी हैं, अलग अलग प्रजातियाँ भी हैं, हमारा इकोसिस्टम भी है। इन सब की प्रोटेक्शन की बात करता है ये पर्टिकुलर कन्वेंशन। और इस कन्वेंशन की ही एक गवर्निंग बॉडी जो है वो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी सीओपी। सीओपी की मीटिंग्स होती है, आपको पता है हर 2 साल में सीओपी की मीटिंग होती है, जहाँ पे वो डिस्कस करते हैं किस तरीके से जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है हमने की है उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो वो सब डिस्कशंस यहाँ पे होते हैं। नाउ क्वेश्चन बन जाए कि आपका ये जो सीबीडी है, यानी कि यही जो बॉडी जिसकी हम बात कर रहे हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इस बॉडी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है दोस्तों? कनाडा के अंदर, मॉन्ट्रियल में। ये बेसिक सा फैक्ट जो है वो ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, या अगले आर्टिकल पर आते हैं। इंडिया टुडे का आर्टिकल है, अरुणाचल प्रदेश से खबर है। इंडियन एयरफोर्स के हवलदार एंड उनके बेटे दोनों यहाँ पर पानी में बह गए एक नदी के अंदर, और वो नदी है कामेंग रिवर। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस वजह से दोस्तों यहाँ पे जो कामेंग रिवर है वो करंट समय पर खबरों में कवर की जा रही है। तो कामेंग रिवर के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नदियों के बारे में पूछ लिया जाता है, नदियों की ट्राइब्यूटरीज वगैरह पूछ ली जाती हैं। तो खबर मैंने आपको बताया। कामेंग नदी की बात करेंगे तो कामेंग नदी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की ही एक सहायक नदी है। अब खबर अरुणाचल से है तो ध्यान रखिएगा, कामेंग नदी दो राज्यों से बहती है, एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम। अगर मैप में अच्छे से देखना है तो ये मैप देखिए। इस मैप में आप देख पाएंगे ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, नीचे असम है। ये साइड से नदी आ रही है, ये है कामेंग रिवर। ये कामेंग रिवर अरुणाचल प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट को बांटती भी है।
ये एक है ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट और इधर है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों को बांटता है यहाँ पर ये कामेंग नदी। फिर नीचे आके ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, ध्यान रखिएगा, इस वजह से इसको ब्रह्मपुत्रा का ट्राइब्यूटरी भी बोला जाता है। जो कामेंग नदी है इसको असम के अंदर में जिया भराली के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। इस नदी को भरेली के नाम से भी कई सारे एरियाज में जाना जाता है। ये नदी कहाँ से आती है? ऊपर तवांग वाले रीजन से, ये आप देख पाएंगे, ये तवांग वाला रीजन, यहाँ से बन के आती है और होते हुए इस तरीके से आते हुए असम में एंटर करती है और उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है, और ये तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, उसमें कुछ खास बात है नहीं। इस नदी की टोटल लेंथ है 264 किलोमीटर के आसपास, और जैसे मैंने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी में भी आकर ये कामेंग नदी मिलती है, तो हमारे ब्रह्मपुत्र नदी की ये ट्राइब्यूटरी हो गई। उसी प्रकार से इस कामेंग नदी में भी आसपास की छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं, जो कि इसकी सहायक नदियां हैं। अगेन वही सहायक नदी को ही ट्राइब्यूटरी बोला जाता है। तो दोस्तों, ये जो कामेंग नदी है इसकी भी ट्राइब्यूटरीज है, वो कौन कौन सी है? एक है तिप्पी रिवर, दूसरी है तेंगा रिवर, तीसरी है बाइकॉम रिवर और चौथी है दिरांगचू रिवर। समझ गए? ये जो नदी है ये कई सारी कम्युनिटीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, जिसमें मोनपा है, शेरदुकपेन है, अका ट्राइब्स हैं, इनको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। उनका घर है दोस्तों इस नदी के आसपास वाले रीजन्स में। समझ गए? चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं, जो परसों रह गई थी खबर, कोई बात नहीं, इसको हमने आज के सेशन में कवर कर लिया है। 2000 साल पुराना एक स्केलेटन और होली ग्रेल कप पाया गया है। कहाँ पर? पेट्राटॉम में। पेट्राटॉम बेसिकली एक जगह है जॉर्डन में। जॉर्डन एक देश, वही इजराइल के पास वाला, वहाँ की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा कप वगैरह देखने को मिला है जो कि 2000 साल पुराना है, जिसको लेकर कुछ आर्टिकल्स कवर हुए हैं। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो पेट्रा वाली जगह है वो कहाँ पर है। हमारे सदर्न जॉर्डन में एग्जैक्टली ये लोकेटेड है। चलते हैं मैप पर। अभी हम यहाँ पे अफ्रीका आए ही थे, कोई बात नहीं, हमें कहाँ पे रुकना है? भारत से चलना है इधर वेस्ट एशिया में। ऊपर यह है इसराइल, जॉर्डन दिख गया होगा ऊपर से ही, ये है जॉर्डन दोस्तों। इस जॉर्डन को जूम करोगे तो यहीं कहीं लोकेशन आती है पेट्रा की। अब यार ये कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें है, कुछ इन्फॉर्मेशन सही से दिखाई नहीं पड़ रही है, बट यहीं पे इसका सदर्न पोर्शन में है, तो सदर्न पोर्शन और कहाँ जाएगा यार, यहीं जाएगा। बस खाली मैंने जूम किया था, अगर मिल जाता तो एग्जैक्ट आपको दिखा देता, लेकिन कोई बात नहीं, इसी पोर्शन में आप जान के चल सकते हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक जगह जो कि सदर्न जॉर्डन में प्रेजेंट है। बताया जाता है कि जो पेट्रा नाम की जगह है वो एक समय पर अरब किंगडम का सेंटर हुआ करता था। रोमन एम्पायर के अंडर में भी यहाँ पर यह आ चुका है। जो पेट्रा नाम की जगह है दोस्तों, इसको बनाया गया था 312 एसी में, ठीक है, जो कि लगभग 2000 साल पुराना है। और जो यहाँ पर नेबेटियंस पीपल हुआ करते थे उनका ये कैपिटल हुआ करता था। और इस जगह के बारे में बाइबल के अंदर में मेंशन है, मतलब अरब ट्राइब के बारे में। फिर उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों जो नेबेशियन रूल था, क्योंकि नेबेशियन पीपल्स के अंडर में था, तो इनका जो रूल वगैरह था वो सब यहाँ पर इनके अंडर में चलता था। और ये जो पेट्रा है इसी नेबेशियल रूल के तहत में एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बना, जहाँ पे मसालों का व्यापार होता था और मसाले जगह जगह पे पहुँचाए जाते थे। और फिर बाद में रोमन्स ने यहाँ पर पेट्रा को कब्जा लिया, है ना, तो रोमन्स के अंडर में पेट्रा आ गया लगभग 106 एसी के समय पर, और उन्होंने इस पूरे टेरिटरी को रोमन प्रोविंस बना दिया पूरे अरेबिया का। समझ गए? ये वो जगह है जिस लोकेशन की हम लोग बात कर रहे थे। फिर सेकेंड और थर्ड सेंचुरी के समय पर जो पेट्रा है वो लगातार ग्रो करता रहा, अपने 7th सेंचुरी में भी ग्रो करता रहा। रोमन्स की पावर्स जो है वो जा चुकी थी, अब ये सभी पावर रोमन्स की पेट्रा को लेकर वो सब आ चुकी थी इस्लाम के पास में। फिर उसके अलावा 12th सेंचुरी में जो पेट्रा है वो एक बार और कई सारे अलग अलग लीडर्स के थ्रू यहाँ पे वापस से लिया गया। तो पेट्रा के फीचर्स क्या हैं? यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, जैसे आप बगल में फोटो देख पाओगे, पेट्रा की एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है जिसको यहाँ पे ज़्यादातर चट्टानों में ही नक्काशियों करके आप देख पाओगे। ये पीछे चट्टान है, पीछे पहाड़ है, इसी पहाड़ में ही यहाँ पे नक्काशी करके इसी में ही यहाँ पर ये पेंटिंग बना दी, या इसी में ही यहाँ पर ये बिल्डिंग्स ही बना दी गई। ये जो पूरा पेट्रा का शहर है ऐसे ही बनाए दोस्तों, जगह जगह चट्टान, जगह जगह चट्टानों में इस तरीके के यहाँ पे खूबसूरत से जो बिल्डिंग्स वगैरह है वो बनाई गई हैं। समझ गए? जो पेट्रा है आज भी यहाँ पे लगभग 800 गुंबद यानी टॉम्स पाई जाती हैं, और बहुत ही ज़्यादा पुरानी टॉम्स यहाँ पे पाई जाती हैं, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा पुराना शहर है जहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन भी अवेलेबल है। पेट्रा जो है इसको हम रोज़ सिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ का जो स्टोन है, जो यहाँ का पत्थर है, उसका कलर यहाँ पे कुछ रोज़ की तरह है जो बिल्डिंग्स में इस्तेमाल किया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक और पॉइंट, जो पेट्रा नाम की जगह है दोस्तों, यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कवर की जा चुकी है। 1985 से ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। तो जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगली खबर पर आते हैं। वैसे कई सारे अखबारों में इस आर्टिकल को कवर किया गया है जहाँ पे बात हो रही है
कि जो सोलिगा ट्राइबल कम्युनिटी है, इस ट्राइब के लोग आज के समय पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इनको प्रॉपर तरीके से पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के इश्यूज से यहाँ पर ये गुजर रहे हैं। स्पेशली कर्नाटका के अंदर में जो चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की हम बात कर रहे हैं, वहीं पर ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती है। सोलिगा ट्राइब को हम लोग कई बार सोलेगा के नाम से भी जानते हैं। ये एक इंडिजीनियस पीपल का पूरा ग्रुप है और स्पेशली जो हमारा तमिलनाडु और कर्नाटका वाला स्टेट है यहाँ पर ये ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। ये जो टर्म है ना सोलिगा, ये कहाँ से लिया गया है? इसका मतलब है यहाँ पर चिल्ड्रन ऑफ बैम्बू, ये हमारे नेचर से लिया गया है, समझ गए। उसके अलावा ये जो जगह है दोस्तों, यहाँ पे बोला जाता है ये ट्राइबल कम्युनिटी जो स्पेशली है आज के समय पर बिलीगिरी रंगना हिल जो है, उसके अलावा मेल महादेश्वरा पहाड़ियाँ हैं, इनके बीच में रहते हैं। ये वो ट्राइबल कम्युनिटी है जो आज के समय पर बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व में भी रहती है और इसी पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व में इनको अपने हक फॉरेस्ट राइट भी सबसे पहली बार प्रोवाइड करवाया गया है। 2011 में जो जनगणना हुई थी उस जनगणना के अकॉर्डिंग बताया गया है सोलिगा ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 33,871 के आसपास है। ये इतनी पॉपुलेशन कर्नाटका में है और बाकी 6,000 के आसपास ये लोग तमिलनाडु में भी हैं। इनकी जो भाषा है वो एक द्रविडियन लैंग्वेज है जिसका नाम है शोलागा। ये जो भाषा है दोस्तों, यही सबसे ज़्यादा सोलिगा ट्राइब के लोग बोलते हैं कई बार, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कर्नाटका में तमिलनाडु में रहते हैं तो उनमें से कई सारे लोग तमिल और कन्नड़ा भी बोलते हैं। उसके अलावा जो सोलिगा ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं दोस्तों, ये सिंगल रूम में एक सिंगल इन्होंने अपनी झोपड़ी बना रखी है जिसमें जो बांस होती है, बैम्बू होता है, उसके अलावा मड का इस्तेमाल करता है, मिट्टी का इस्तेमाल करता है, उससे यहाँ पर अपनी झोपड़ी बनाता है, उसी में यहाँ पर ये रहते हुए आए। उसके अलावा कैसे जीवन चलता है इनका? इस ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करके, है ना। जंगलों से जो भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसको बेच के जीवन चल रहा है। और स्पेशली सबसे ज़्यादा हनी, जो शहद है, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इनके डाइट का। उसके अलावा सोलिगास की जब बात करेंगे तो कई सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो जंगल से मिलते हैं उससे कई सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे जोताई जो कि बेसिकली एक कप है, ये बनता है पत्तों से, तो वो यहाँ पर करते हैं। हिंदू कस्टम्स को यहाँ पर ये फॉलो करते हैं, कई सारी प्रैक्टिस है, नेचुरिज्म एनिमिज्म जैसी प्रैक्टिस को अपनाते हैं, सुपर नेचुरल पावर जो होती हैं स्पेशली उनमें बिलीव करते हैं, ऐसा यहाँ पर कहना है, समझ गए। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। चलिए एक और इंपॉर्टेंट खबर है। वैसे तो ये खबर हमने परसों कवर की थी, लेकिन दोस्तों कुछ खबरें ऐसी होती है जिसको दोबारा कवर कर लेना चाहिए। क्यों? जैसे खबर हमने ये ऊपर ऊपर से कवर कर ली थी क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। अब जैसे ये कवर हुई, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मार्केट में आ गई, तो हम लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन आ गई है तो उसको भी कवर कर लेना चाहिए। समझ रहे हो ना इस बात को? तो यहाँ पे आप देख पाएंगे क्या बात हो रही है। जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है यूएसए की, उससे हम इंजन ले रहे हैं LM2500 इंजन। मतलब नाम ही इसका LM2500 है। ये इंजन हमारे जो बेसिकली NGMV है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल, एक ऐसा जहाज़ जो यहाँ पे युद्ध में इस्तेमाल किया जाएगा, उस जहाज़ में ये वाला इंजन लगाएंगे। इस वजह से दोस्तों ये खबरों में कवर किया गया है। ये जो जहाज़ हैं ये हम 6 जहाज़ बना रहे हैं। कहाँ पे? केरला के अंदर जो कोचिन शिपयार्ड है। शिपयार्ड क्या होता है? वो जगह जहाँ पे जहाज़ बनाए जाते हैं, तैयार होते हैं, रिपेयर होते हैं, खड़े किए जाते हैं। तो वहाँ पे 6 जहाज़ बन रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल, और तैयार कब तक होंगे? मार्च 2027 तक डिलीवरी होगी। तो इसमें इंजन की ज़रूरत है, तो ये इंजन यहाँ पे LM2500 लिया जा रहा है, इस वजह से ये खबरों में कवर किया गया। तो न्यूज़ तो आपको पता चल गई, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। कहाँ से? आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल के बारे में। ये वेसल क्या है? तो ये जो पर्टिकुलर वेसल है दोस्तों, ये हैविली आर्म्ड वॉर वेसल होने वाला है। ऐसा जहाज़ होने वाला है जिसमें बहुत सारे हथियार लगे हुए होंगे, है ना। उसके अलावा कह सकते हैं इसमें एक ऐसी फीचर होगी जो ये रडार की पकड़ में भी ना आए। हाई कैपेबिलिटी के साथ में इसको तैयार किया गया है, इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है। मतलब अभी काम चल रहा है और ऐसे 6 जहाज़ तैयार करेंगे और ये कोचिन शिपयार्ड लिमिट तैयार कर रहा है, और स्पेशली इसके अंदर में 9,805 करोड़ रुपया भी खर्चा जा रहा है। इन जहाज़ों की जो डिलीवरी है वो मार्च 2027 से शुरू होगी। इंपॉर्टेंट जो रोल होने वाला है इन जहाज़ों का वो क्या है? दुश्मन के जहाज़ को मार गिराना, दुश्मन को पूरी तरह से टक्कर देना। ये जो जहाज़ हैं दोस्तों, ये एंटी सरफेस वॉरफेयर ऑपरेशंस को चला सकेंगे, ध्यान में रख सकते हैं आप इसको। या फिर कोई मान लो हमें समुद्र के अंदर में कोई स्ट्राइक करनी है तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जा सकता है। एंटी सरफेस वॉरफेयर ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं, है ना। समुद्र के अंदर एनिमी के जो शिप हैं, जहाज़ हैं, उनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है।
उसके अलावा इसमें कई सारे फीचर्स हैं। जैसे सबसे पहला फीचर, हम जो इंजन है LM2500 ये मैरिन गैस टर्बाइन इंजन इस्तेमाल करेंगे, और ये इंजन अमेरिका की इंजन मैन्युफैक्चरर कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, उसने तैयार किया है। और ये सब इंजन लगने के बाद में इस जहाज़ की जो टॉप स्पीड है वो लगभग 35 नॉट यानी कि 64 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास यहाँ पर स्पीड होगी। इसमें कई सारे एंटी सरफेस वॉरफेयर वेपन्स वगैरह भी लगाए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और भी कई सारे बॉम्ब वगैरह इसमें लगाए गए हैं। और इस वेसल का जो प्राइमरी वेपन, सबसे पहला और सबसे खतरनाक जो हथियार होगा वो होगा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अरे वाह! तो इसमें यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल लगाया गया है, जो कि यहाँ पे लंबी रेंज तक जाके दुश्मन की टेरिटरीज को या दुश्मन को पूरी तरह से तबाह कर सकेगा। ये कैपेबिलिटीज़ यहाँ पर इन जहाज़ की है। खैर, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं फिलहाल अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा काम का है, बात हो रही है लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स के बारे में। हुआ यहाँ पर यह है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट खबर है, छोड़ना नहीं इसको। रिसर्चर्स ने यह बोला है कि जो लॉन्ग बिल्ड वल्चर है ये वो वाले गिद्ध हैं जो स्पेशली भारत में पाए जाते हैं। कई बार इनको इंडियन वल्चर का नाम दे दिया जाता है। तो इन वल्चर की जो पॉपुलेशन है वो लगातार इंक्रीज हुई है। बोला जा रहा है 2016 से और 2021 में देखेंगे तो तेजी से यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। जबकि हम यहाँ पे लगातार कई सारे प्रोग्राम्स, कई सारे कैंपेन्स यही कर रहे हैं कि भाई वल्चर को बचाया जा सके। समझ गए? क्योंकि अभी तक ज़्यादातर वल्चर की प्रजातियों की संख्या कम हुई है, लेकिन पहली बार मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में, अभी हम डिस्कस करेंगे कहाँ पर है, 74% जो ब्रीडिंग सक्सेस रेट है वो इन वल्चर का दिखाई पड़ा है। इनकी संख्या बड़ी है। तो ये जो लॉन्ग बिल्ड वल्चर है इसके बारे में ध्यान रखिए। वैसे वल्चर की 9 प्रजातियां हैं जो भारत में पाई जाती हैं। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है आपसे लॉन्ग बिल्ड वल्चर के बारे में। और ध्यान रखिए, ये सबसे ज़्यादा पुराना वल्चर का स्पीशी है जो हमारे एशियन रीजन में पाया जाता है। ये जो वल्चर है इसको हम इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर के नाम से भी जानते हैं। इनका जो बीक यानी चोंच होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है दूसरे वाले गिद्धों के कंपैरिजन में। ध्यान रखिएगा, ये मीडियम साइज़ के होते हैं और ज़्यादातर यहाँ पर इनका कंजम्पशन क्या होता है, जो मरे हुए जानवर होते हैं उनकी डेड बॉडीज़ वगैरह होती हैं उसको ये खाने का काम करते हैं। और इन्हीं इंडियन बिल्ड वल्चर में जो फीमेल वाली स्पीशी होती है वो मेल से थोड़ी सी छोटी होती है। हैबिटेट की बात करेंगे तो आज कई सारे रीजन्स में ये पाए जाते हैं। इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल में भी यहाँ पर ये वल्चर्स देखने को मिलेंगे, है ना। बाकी इन वल्चर की पहचान कैसे करनी है, ये गिद्ध आपको दिखाई पड़ेगा। इनके सर पे वाइट कलर के हेयर्स आपको नजर आएंगे। नेक, हेड पर भी यहाँ पर वाइट कलर के हेयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा येलो कलर की है ना। इस वजह से पेल वर्ड भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। बाकी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, इन वल्चर की प्रजातियों में जो फीमेल की प्रजातियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती हैं मेल की प्रजाति के कंपैरिजन में। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको शेड्यूल 1 में कवर किया गया है, एक हाई प्रोटेक्शन दी गई है। IUCN में इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया, यानी ये प्रजाति बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, इसको हाई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। नहीं बचाया तो ये ख़त्म हो जाएगी, इतना ज़्यादा खतरे में ये प्रजाति जा चुकी है। थ्रेट्स की बात करेंगे तो इंडियन वल्चर लंबे समय से प्रॉब्लम्स को फेस किया। इनकी पॉपुलेशन एक समय पर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन बीच बीच में डिक्लोफेनेक दवाई की वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो गई। कहोगे डिक्लोफेनेक दवाई की वजह से, तो होता यह है कि जो इंसान गाय भैंस पाल रहा है उनकी गाय भैंस जब बीमार होती है, दर्द वगैरह होता है उनके जानवरों को, तो वो डिक्लोफेनेक नाम की दवाई जो है उस गाय भैंस को दे देते हैं। एक पेन किलर का काम करता है। अब क्या होता है, वो जो गाय भैंस है दोस्तों यहाँ पे मान लो फिर भी नहीं बच पाई, तो उसकी जो डेड बॉडी है कई बार यहाँ पे ये वल्चर खाते हैं। तो जब डेड बॉडी को वल्चर खा रहा होता है तो वही डिक्लोफेनेक यहाँ पे वल्चर के बॉडी में चले जाता है, और ये डिक्लोफेनेक स्टडीज़ ये बताती हैं वल्चर के डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देता है, जिस वजह से वल्चर की जान चली जाती है। तो ये जो डिक्लोफेनेक नाम की दवाई है ये दोस्तों वल्चर्स के लिए जहर साबित हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कगार में इनकी पॉपुलेशन ख़त्म हुई है। बाकी यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, इसकी कुछ प्रजातियाँ हैं वल्चर्स की जो पाई जाती हैं, इसमें इंडियन वल्चर के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। अब ये वल्चर की पॉपुलेशन बढ़ी है, यही तो हमने खबर पड़ा था। ये कहाँ पे बढ़ी है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में पड़ी है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये आपका तमिलनाडु और साथ ही साथ में केरला एंड देन कर्नाटका, इन तीनों स्टेट का जो ट्राई जंक्शन पॉइंट है, अगर स्पेशली हम मैप में देखें तो यहाँ पर आपका तमिलनाडु है, ये केरला है, ऊपर कर्नाटका है, इनका ये बीच का जो ट्राई जंक्शन पॉइंट है, यहीं पर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिल जाएगा। समझ गए? अब जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व दोस्तों, इस टाइगर रिजर्व की केरला के अंदर जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इससे बॉर्डर लगती है।
उसके अलावा कर्नाटका के अंदर में भी यहाँ पर वेस्ट एंड बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, उसके साथ में भी इसकी बॉर्डर लगती है। तो ध्यान रखिएगा, कई सारे अलग अलग दूसरे रिजर्व्स के साथ में ये अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है। चलिए अब आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर पर। अगली खबर हमारी बहुत काम की है, स्पेशली दोस्तों शुरू हो रहा है अब हमारा एडिटोरियल डिस्कशन। अब एडिटोरियल में आज का सबसे पहला और बहुत ही ज़्यादा काम का एडिटोरियल है। शोभना के नायर साहब ने लिखा है कि हाउस पैनल आज के समय पर स्टडी करेगा कि जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस है, जो हमारी इंडियन नेवी, आर्मी, एयर फोर्स है, क्या ये तैयार है नॉन काइनेटिक वॉरफेयर के लिए या नहीं। तो इसको लेकर दोस्तों पार्लियामेंट में आजकल बातचीत भी चल रही है। अब जो वॉर होती है, जो युद्ध होता है, ये दो तरीके से हो सकते हैं। अब पहले अगर हम देखेंगे तो काइनेटिक वॉरफेयर हुआ करती थी। काइनेटिक वॉरफेयर भाई यहाँ पर हथियार उठाए, बंदूक, गोला बारूद जो भी है वो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर में दागना शुरू कर दिया, वो थी काइनेटिक वॉरफेयर। एक होती है नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। यहाँ पे कोई भी हथियार का यूज़ नहीं करेगी मिलिट्री। यहाँ पे जो सरकारें हैं आपस में भिड़ रही हैं, एक दूसरे के ऊपर में साइबर अटैक कर दिया जाएगा, मिस इन्फॉर्मेशन फैला दिया जाएगा उस देश में दंगा फैलाने के लिए। इसको बोलते हैं नॉन काइनेटिक। हथियार, बिना हथियार के देश को यहाँ पे बर्बाद कर देना। समझ गए। तो दोस्तों यहाँ पर अभी जो हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन डिफेंस, इन्होंने 17 अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने की कोशिश की है कि हम किस तरीके से ऐसे वॉरफेयर से लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर है, स्पेशली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉन मिलिट्री वाली वॉरफेयर, जहाँ पे डेटा हैकिंग, साइबर अटैक्स, इन सब की बात होती है। इन सब से कैसे लड़ा जाए, इसके ऊपर बातचीत चल रही है। तो आपसे क्वेश्चन बने कि सर बताइए नॉन काइनेटिक वॉरफेयर क्या है। ये वह वॉरफेयर है जहाँ पे जो भी जंग चल रही है कोई भी हथियारों के ऊपर में नहीं चल रही है, कोई भी फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं किया जा रहा है देश में, जबकि यहाँ पे एक कंट्री के ओर में साइबर अटैक कर दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर दिया जाता है, उस देश में इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर दिया जाएगा ताकि देश के अंदर में हड़कंप मचाई जा सके, उसकी इकोनॉमी को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा सकेगी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट करने की कोशिश की जा सकेगी। यानी ये मिलिट्री के आधार पर लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। नॉन काइनेटिक वॉरफेयर आपका नॉन मिलिट्री एक्टर्स के माध्यम से यहाँ पर पूरा का पूरा जो ये युद्ध है वो लड़ा जाता है। उसके अलावा अब नॉन काइनेटिक वॉरफेयर के कई सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे रशिया यूक्रेन का जो वॉर है, अभी हम करंट एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है इसमें भी ये एग्जाम्पल नजर आएगा। हुआ यह है, रशिया के ऊपर में लगातार इल्जाम लगे हैं कि रशिया ने साइबर अटैक कर दिया है यूक्रेन के ऊपर में, है ना। यूक्रेन को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिली है। इनका जो पावर ग्रिड है, जो बिजली का पूरा कनेक्शन है, स्पेशली वो डिसरप्ट कर दिया है, रशिया ने उसको हैक कर लिया है। तो ऐसे देश को परेशान करना, यह है यहाँ पर नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। और केवल दोस्तों यहाँ पर रशिया यूक्रेन नहीं, इजराइल हमास में भी यही कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी इजराइल ने साइबर अटैक किया, उसके अलावा यहाँ पर हमास की साइड से भी जो कम्युनिकेशन वगैरह है वो यहाँ पे बोला जा रहा है हमास एक प्रोपागेंडा इस्तेमाल कर रहा है, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है ताकि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सके दुनिया भर में। दूसरी तरफ से इजराइल यहाँ पे हमास को पकड़ने के लिए साइबर अटैक कर रहा है, हैकिंग कर रहा है। अभी रिसेंटली आपने लेबनान में पेजर अटैक देखा, उसके बारे में जानकारी मिली। ये सब यहाँ पे वॉरफेयर खतरनाक है, ये नॉन काइनेटिक वॉरफेयर है। फिर यूएसए का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। यूएसए की सरकार ने रशिया के ऊपर में इल्ज़ाम लगाया कि रशिया ने यहाँ पर यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कुछ धांधली करने की कोशिश की, उनके इलेक्शंस को डिसरप्ट करने की कोशिश की। इस वजह से रशिया पे भी इल्ज़ाम लगते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि भाई ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन फैला के, साइबर अटैक्स करके एक देश की सरकार को भी चेंज किया जा सकता है। इसी को बोलते हैं नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। और यहाँ पे जो चाइनीज साइबर अटैक है यूएसए के ऊपर, उसको भी काउंट किया गया है, ये भी आपका नॉन काइनेटिक वॉरफेयर है। अभी लेबनान के अंदर में पेजर ब्लास्ट हुआ, ये भी नॉन काइनेटिक वॉरफेयर है। ये काइनेटिक वॉरफेयर से अलग होता है। अब काइनेटिक वॉरफेयर से कैसे अलग होता है, क्योंकि काइनेटिक वॉरफेयर में हम हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे जवान जाके सामने दूसरे देशों के जवान से लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। बट ऐसा यहाँ पर कोई भी फिजिकल कॉन्टेक्शन नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर्स होते हैं इसमें कई सारे प्रकार के थ्रेट्स और कई सारे चैलेंजेस आपको नजर आएंगे। तो सबसे पहली चुनौती आती है साइबर सिक्योरिटी रिस्क। साइबर अटैक की वजह से एक देश का पावर ग्रिड भी कंट्रोल में किया जा सकता है, यानी देश की पूरी इलेक्ट्रिसिटी को उड़ाया जा सकता है। फाइनेंशियल सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को भी अफेक्ट किया जा सकता है। दूसरा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इससे एक देश में यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन फैला के, एक प्रोपागेंडा चला के उस देश के अंदर में अस्थिरता बनाई जा सकती है। फिर बात आती है इकोनॉमिक वॉरफेयर। उसके ऊपर में सैंक्शन लगा दिए जाएंगे जिससे वो देश इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज हो जाएगा।
फिर बात आती है टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस। बहुत सारे जो सिस्टम्स है दोस्तों वो लगातार डिजिटली होते चले जा रहे हैं। हम लोग बात करते हैं डिजिटाइजेशन का, तो डिजिटाइजेशन के बहुत सारे फ़ायदे तो होते हैं लेकिन नुकसान भी बहुत सारे हो सकते हैं। उससे यहाँ पर साइबर अटैक जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। फिर बात आता है डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। जो नॉन काइनेटिक थ्रेट्स होते हैं इनको पता कर पाना, डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। अब देखिए दोस्तों, जो आपके काइनेटिक थ्रेट्स है, जो युद्ध चल रहा है, कहीं पर बॉम्ब गिराया गया है, लड़ाई शुरू हो चुकी है, तो सब दिख रहा है, एक्शन ले सकते हैं। साइबर अटैक कहाँ से हुआ, ये सब चीज़ें पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये यहाँ पे नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में सबसे बड़ी दिक्कत है, जिसके सॉल्यूशंस निकालने के ऊपर में आज हमारी जो कमेटी है वो एक बैठक बैठा चुकी है। और वो कमेटी कौन सी है, वो है स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस। अब इस कमेटी को लेकर भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा, पॉलिटी के लिए रेलिवेंट है, डिफेंस के लिए यानी जीएस पेपर नंबर 3 के लिए भी रेलिवेंट है। तो स्टैंडिंग कमेटी और जो डिफेंस है, इस पर्टिकुलर कमेटी को या जो बॉडी है इसको बनाया गया है लोकसभा के नियम के आधार पे। लोकसभा का जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है इसका रूल नंबर 331C के तहत इसको बनाया गया है। इस कमेटी का जो पूरा मेन पावर है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास में होता है। ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ही यहाँ पर कह सकते हैं इसका जुरिसडिक्शन होता है। उसके अलावा यहाँ पे बोला ये जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहाँ पे इसी कमेटी के अंदर में आती है और ये कमेटी इसी मंत्रालय के लिए काम करती है। मेंबर्स और टेन्योर्स की बात करेंगे तो स्टैंडिंग कमेटी और डिफेंस के अंदर में टोटल 31 मेंबर्स, कितने 31 मेंबर्स होते हैं। 21 मेंबर लोकसभा से आते हैं जो कि यहाँ पे हमारे लोकसभा के स्पीकर नॉमिनेट करेंगे। उसके अलावा 10 जो है राज्यसभा से आते हैं। अब राज्यसभा में आपको पता है चेयरमैन होता है, जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, तो वो राज्यसभा के यहाँ पर जो चेयरमैन है वो नॉमिनेट करेंगे। ऐसे दोस्तों 31 मेंबर्स इकट्ठे हो जाएंगे जो कि स्टैंडिंग कमेटी और डिफेंस में आते हैं और ये फिर सभी के सभी यहाँ पर डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग डिफेंस पर्सपेक्टिव। उसके अलावा ये सभी मेंबर्स को जब हम इस कमेटी में अपॉइंट करते हैं तो कितने साल के लिए, 1 साल के लिए यहाँ पर इनका जो ऑफिस का टेन्योर है वो हमको देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं यहाँ पर हम अपने मेंस के क्वेश्चन की तरफ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा जिसको अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि एडिटोरियल के बेसिस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। सवाल यह है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन काइनेटिक वॉरफेयर ऑन नेशनल सिक्योरिटी। देश के सिक्योरिटी के ऊपर में नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का इम्प्लीकेशन क्या है वो समझाइए और कैसे इंडिया अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट कर सकता है, लेकर चल सकता है, कैसे हम इन चैलेंजेस से लड़ सकते हैं वो यहाँ पर बताइए। 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन यह है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा पर गैर गतिज युद्ध के निहितार्थों की विवेचना कीजिए। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को अपनी रक्षा रणनीतियों को कैसे अनुकूलित करना चाहिए ये यहाँ पर बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है, मैं आपको थोड़े से टिप्स शेयर कर देता हूं ताकि आप बढ़िया तरीके से आंसर लिख पाओ। तो मेंस आंसर लिखने का तरीका भी आपको इसमें मिल जाता है और क्या चाहिए, एक वीडियो हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करवा रहा है, एक ही वीडियो में काम खत्म। अब यहाँ पे जो हमारी नॉन काइनेटिक वॉरफेयर या इसके कंपोनेंट्स वगैरह वाला इशू है दोस्तों, पहले यहाँ पर आपको बताना होगा, ये जब आंसर आप अटेम्प्ट करोगे तो पहले बताना होगा नॉन काइनेटिक वॉरफेयर एग्जैक्टली है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। साइबर अटैक हो सकता है, साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है, इकोनॉमिकल अटैक हो सकता है बाय सैंक्शंस। उसके अलावा फिर इसके इम्प्लीकेशंस बताने हैं कि इसका असर कैसे होगा, कैसे एक पब्लिक ओपिनियन को चेंज किया जा सकता है, मिलिट्री रणनीतियों में कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करी जा सकती हैं। फिर आपने बताऊंगा स्ट्रैटेजीज कि क्या क्या सॉल्यूशंस लेकर चल सकते हैं। अपने हमें साइबर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना होगा, साइबर डिफेंस की नई यूनिट बना लो, लोगों में अवेयरनेस फैलाओ कि हाँ ऐसा भी प्रॉब्लम किसी को फेस करने को मिल सकता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज को साथ में लेकर आओ, टेक्नोलॉजी में नया इन्वेस्टमेंट करो, ये सब सॉल्यूशंस हो सकते हैं। समझ गए। तो एक बढ़िया सा आंसर लिख के फटाफट आप टेलीग्राम पर पोस्ट कीजिए। वही दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप नाम का चैनल है, जाएंगे 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, वहीं पे अपने आंसर्स को आप सबमिट कर पाएंगे। चलिए अगले एडिटोरियल पर आते हैं। यह भी एडिटोरियल हमारे आज के न्यूज़पेपर में ही पब्लिश हुआ है। चंद्रजीत बनर्जी साहब ने लिखा है, देखिए आज ना न्यूज़पेपर में एडिटोरियल कम भी पब्लिश हुआ है। रीज़न पता है क्या है? रीज़न यह है कि जो महाराष्ट्र असेंबली के इलेक्शन है उसका सभी डेटा पब्लिश हुआ है, बाकी सारे पेजेस पे तो एक ही पर्टिकुलर पेज पर आपको एडिटोरियल रिगार्डिंग डेटा मिल जाएगा। तो एसेंशियल बिजनेस प्रायोरिटीज़ के बारे में डिस्कशन हुआ है कि जैसे जैसे दुनिया में बदलाव हो रहे हैं हमारे पास में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना होगा, ये राइटर एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए एडिटोरियल मैंने एक चीज़ और ऐड कर दी है। अभी मैं एडिटोरियल का एग्जैक्ट फोटो लगा देता ना तो आपको कुछ भी दिखाई ना पड़ रहा होता, तो फिर क्या फ़ायदा उसका, मैं पढ़ के चले जाऊँ। अब यहाँ पे आपको क्लियरली काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, है ना। इसलिए एडिटोरियल के सभी पॉइंट्स है, ये एडिटोरियल आप देख पाओगे, आप मैच भी कर लेना न्यूज़पेपर से ही, ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं और ये सब यहाँ पर आपके पॉइंट्स हैं एडिटोरियल के ही,
जिसको आप पढ़ सकते हो। आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, चाहो तो आप पीडीएफ से भी रीड कर सकते हैं। एक और मज़ेदार चीज़ आपके पास में है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि सर पिछले कुछ समय पर हम देख पा रहे हैं दुनिया में एक से एक बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क हो रहा है। एक तरफ रशिया यूक्रेन भिड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ यहाँ पर इजराइल, गाज़ा पट्टी, लेबनान, हमास, ये सब यहाँ पर आपस में भिड़े हुए हैं। तो प्रॉब्लम्स लगातार यहाँ पे बढ़ रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दुनिया भर में जो बिजनेस हैं, इनके पास में एक ऐसा पोटेंशियल है कि वो लोगों के लिए नई अवसर प्रोवाइड करवा सकते हैं। और आज के समय पर वही पोटेंशियल हमें अफ्रीका वाले रीजन में देखना है। वही पोटेंशियल भारत के पास में भी है, लेकिन उस पोटेंशियल को कैसे यूज़ करना है। अभी क्या हो रहा है, जो हमारे दुनिया भर में बिजनेसेस प्रेजेंट हैं, ये कई सारे चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। क्योंकि दुनिया बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है, तो बिजनेस भी फेस कर रहे हैं। तो वो सब बिजनेसेस में हमें क्या इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी रखनी चाहिए, कैसे दुनिया भर के बिजनेस प्रॉपर तरीके से ग्रो हो सकेंगे, जैसे आगे भी कई सारे चैलेंजेस जब उठाए जाएंगे तो उनको कैसे टैकल किया जा सकेगा, वो राइटर एक्सप्लेन करते हैं। राइटर सबसे पहले बात करते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर में। देखिए, इनका कहना यह है कि सभी की प्रॉपर तरीके से ग्रोथ होना ज़रूरी है। और इसके लिए कैसे हम कर सकते हैं, लोगों को स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाना। भाई, एक इंसान के पास में अगर हम उसको स्किल सिखा देंगे तो लाइफ में सब कुछ कर पाएगा। अगर स्किल ही नहीं है तो वो क्या कर सकेगा। उसके पास पैसा है, पैसा आज नहीं कल चला जाएगा, परसों फिर आ सकता है, फिर जा सकता है, लेकिन स्किल जो है कोई छीन नहीं सकता। स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन प्रोवाइड करवाना बहुत ज़रूरी है, तभी वो जो वर्कर्स है वो मजबूत हो सकेंगे अपने पद पर। तो बिजनेस को यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करना होगा, ताकि जो हमारे वर्कर्स हैं, अनस्किल वर्कर हैं, उनको स्किल प्रोवाइड करवाए जाएं। जिनके पास में स्किल्स है, उनकी स्किल्स को और ज़्यादा रिफाइन किया जाए। इसी से हम यहाँ पे काम कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेंगे, लोग अच्छा कमाएंगे, हाईएस्ट पेमेंट कर पाएंगे, है ना। और आज देखो पाओगे, इंडिया के पास में कई सारी टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट है, यूपीआई पेमेंट सिस्टम प्रेजेंट है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से। लेकिन ये जो सक्सेस है, इसको हमें और बढ़ाना होगा, और बढ़ाने के लिए बिजनेसेस को साथ में आना होगा। उसमें हमें काम करना होगा सस्टेनेबल फूड सिस्टम के लिए। भाई, यहाँ पे हमारे देश के, किसी भी देश के लिए या किसी भी रीजन के लिए, किसी भी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उसका खाना। अगर उसको एक अच्छा पोषण नहीं मिलेगा, वो आगे कुछ नहीं करेगा। आप छोड़ो बाकी की बात, तो अच्छा पोषण मिलेगा तभी यहाँ पर उसका डेवलपमेंट होगा, तभी वो देश के डेवलपमेंट के ऊपर में काम कर पाएगा। समझ गए। तो आजकल जो वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है, इसकी वजह से हमारे फूड ग्लोबल क्राइसिस के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी है, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई, ड्रोन है और भी कई सारी टेक्नोलॉजी है, इससे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को अच्छा कर सकते हैं, है ना। जो वेस्ट है, कूड़ा करकट है, इसको कम से कम जनरेट कर सकते हैं, लोगों को एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी बहुत सारी है। उसी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम प्रिसीजन फार्मिंग कर सकते हैं, सटीक तरीके से पानी का इस्तेमाल करना, जिससे पानी का कोई वेस्टेज नहीं होगा। ऐसे बेसिक चीज़ों पे ध्यान रखा जा सकता है। समझ गए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिससे यहाँ पर दुनिया में एक बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। व्यापार जो हो रहा है, उस व्यापार में हम लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक इंपॉर्टेंट बॉडी बना रखी है, जिसका मेन काम है दुनिया भर में व्यापार को स्मूथली फॉलो करवाना। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों यहाँ पे देख सकता है दुनिया भर में कहाँ कहाँ पर व्यापार में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उसके लिए WTO काम कर सकता है। समझ रहे हो इस बात को। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे दुनिया भर के बिजनेसेस के लिए कि वो नौजवानों के साथ में एंगेज कर सके, नए नए इनोवेटिव सोल्यूशन सबकी इसके साथ में लेकर आ सकें। हम नया इन्वेस्टमेंट करें, नए साइंस और कह सकते हैं स्टार्टअप्स वगैरह को बनाने के लिए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लेकर आए जाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च किया जाए, तभी ग्रोथ होगी। उसके अलावा जितने भी बिजनेस है उनको फोकस ये करना होगा, हम जब ग्रोथ कर रहे हैं तो आज पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी पोल्यूशन और बढ़ेगा। हमारा टारगेट है कि हमें पोल्यूशन कम करना है, नेट जीरो एमिशन की तरफ बढ़ना है। तो जो भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एनर्जी का सोर्स, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए, बायोफ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का यूज़ करके कह सकते हैं एक क्लीन एनर्जी के तौर पे यहाँ पे हम एक क्लीन एनर्जी प्रमोट करेंगे। सिंपल सी बात है, बिजनेस प्रैक्टिस काफ़ी सस्टेनेबल हो पाएंगी, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बेसिक फैक्ट ध्यान में रखेगा कि कैसे यहाँ पर जो बिज़नेस है उनमें प्रायोरिटीज़ रख सकते हैं, कैसे दुनिया भर में जो बदलती चीज़ें हैं उसको लेकर काम किया जा सकता है, लोगों की स्किल के लिए, बिजनेसेस के लिए। चलिए अगले एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल शशि थरूर साहब ने लिखा है। अब देखो यहाँ पे ना ज़्यादा कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक डेटा बताने वाला हूँ। मामला क्या है, आज भारत के पास में चॉइस है कि भाई बाइपोलर वर्ल्ड है, इसमें किसके साइड में जाना चाहिए।
तो हमें ध्यान रख के जाना चाहिए। शशि थरूर साहब ये बोलते हैं आज बाइपोलर वर्ल्ड मतलब क्या होता है, दो ऐसी कंट्रीज जो यहाँ पर दुनिया को डोमिनेट कर रही हैं। यूनिपोलर क्या होता है, एक लौती कंट्री जो दुनिया को डोमिनेट कर रही है। अभी तक यूनिपोलर वर्ल्ड देखने को मिल रहा था, यानी अमेरिका जो यहाँ पे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों दुनिया बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है। मतलब एक और देश आ चुका है मार्केट में जो अमेरिका को टक्कर दे रहा है, वो है चाइना। ठीक है, तो यूएसए चाइना दोनों में सुपर पावर की एक बहुत बड़ी जो रेस है वो लगी हुई है। चाइना ऑलरेडी, यूएसए ऑलरेडी सुपर पावर है, बट चाइना भी सुपर पावर बनना चाहता है और यूएसए को डर है कि हाँ चाइना बीट कर देगा जिस तरीके से चाइना का ग्रोथ है। तो भारत जैसे आज के समय पर जब भी बात आती है चाइना की तो हम लोग यूएसए की साइड में मिल जाते हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि चाइना से बिल्कुल हट कर रहें? तो ऐसा मामला क्या है, ज़रा ये सुनिए। राइटर क्या बोलते हैं कि इंडिया को खुद कुछ नहीं करना चाहिए क्या? हम चाइना को टैकल करने के लिए, उसे निपटने के लिए क्या हम यूएसए की हेल्प लेंगे हर बार? ज़रा इस बात को सुनिए। और यूएसए अगर हेल्प करेगा भी तो क्या यूएसए का कोई फ़ायदा नहीं है? भाई सबसे बड़ा इंटरेस्ट तो यूएसए का ही है ना, क्योंकि यूएसए चाहेगा चाइना को रोकना, और वो चाइना को तभी रोक पाएगा जब वो भारत की मदद लेगा या भारत उसकी मदद करेगा। सिंपल सी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे अब क्वेश्चन यही है, दो पावर्स आज के समय पर दुनिया में हैं, एक अमेरिका है और दूसरा यहाँ पर चाइना सबसे बड़ी पावर है। और ऐसा ही एक दृश्य एक समय पहले हुआ था, वो था कोल्ड वॉर का समय। भाई कोल्ड वॉर आपने पढ़ा है, जिसको बोलते हैं शीत युद्ध। अब शीत युद्ध में एक साइड तो आपका यूएसएसआर हो गया था, जिसको बोलते हैं सोवियत यूनियन। वैसे 1991 में ही पूरा यूएसएसआर टूट गया। उसके बाद इसमें से कई सारे देश बने। रशिया भी यूएसएसआर का हिस्सा है। कई बार रशिया को यूएसएसआर बोल देते हैं, सोवियत यूनियन बोल देते हैं। तो दोस्तों यूएसएसआर एक साइड था, दूसरी तरफ यहाँ पर अमेरिका था। इनके बीच में कोल्ड वॉर ये चला। कोई ऐसा हाथापाई वाला युद्ध नहीं था, टेक्नोलॉजिकल और कई सारे अपडेशन है ना, वेपन्स को इंक्रीज करना, ऐसा यहाँ पर एक पूरा कोल्ड वॉर देखने को मिला। अब इस कोल्ड वॉर में यूएसएसआर टूट जाता है 1991 में, यूएसएसआर बिखर जाता है। अब क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पे दो देश हैं, एक तरफ यहाँ पर यूएसए खड़ा है और दूसरी तरफ यूएसएसआर। तो ऑब्वियस सी बात है उस समय पर भी एक बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, दो एक दूसरे को टक्कर देने वाले देश खड़े थे। लेकिन यूएसएसआर टूट गया, बिखर गया, कई सारे देश बट गए। अब यहाँ पे कमज़ोर पड़ गया। तो वापस से वर्ल्ड क्या बन गया, यूनिपोलर बन गया। यूनिपोलर मतलब अब यूएसए अकेला यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, यूएसए का डॉलर डोमिनेट कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, जो दृश्य आज भी प्रेजेंट है। तो यूएसए की जो सुपर पावर है वो अभी तक यहाँ पर किसी ने छीनी नहीं है, बट धीरे धीरे करके यहाँ पर जो यूनिपोलर वर्ल्ड है इसका अंत आ रहा है, ये हमारे राइटर बोलते हैं। इसका एंड आ रहा है। एंड क्यों आ रहा है भाई? चाइना एक साइड खड़ा हो चुका है, चाइना को सपोर्ट करने के लिए हमारा रशिया भी खड़ा हो चुका है, जो पूरे यूरोप को या यूएसए को यहाँ पर टैकल करेगा। तो आज राइटर यही बोलते हैं शशि थरूर साहब की जो वर्ल्ड है स्पेशली वो बाइपोलर वर्ल्ड की साइड बढ़ चुका है। अब टक्कर दे रहा है यहाँ पर चाइना यूएसए को, और ये जो टक्कर है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो क्रिएट करेगी। शशि थरूर साहब ये बोलते हैं ये जो टक्कर है इसको कोल्ड वॉर से कंपैरिजन मत करना। कोल्ड वॉर में जो दिखाई पड़ा, कोल्ड वॉर में बहुत सारे सिनेरियोज अलग थे, इधर यूएसएसआर और वो बिल्कुल अलग अलग थे दोनों। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चाइना यूएसए पे डिपेंडेंट है और यूएसए चाइना पे डिपेंडेंट है। आप कहोगे ये क्या बोल रहे हो? हाँ, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह दोनों एक दूसरे के देश में हैं। तो ये मत समझना जैसे कोल्ड वॉर में हुआ था वही सिनेरियो ऐसा होने वाला है, नहीं। राइटर बोलते हैं यूएसए और चाइना ये इंटरट्विन्ड इकोनॉमीज हैं, ध्यान में रखिएगा। ये इंटरट्विन्ड इकोनॉमीज का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यहाँ पर यह है कि चाइना यूएसए को सपोर्ट करता है। चाइना आज यूएसए को सपोर्ट कर रहा है कई सारी चीज़ों में, मैन्युफैक्चरिंग में, और जबकि अमेरिका का बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको यूएसए में अमेरिका का बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको चाइना में देखने को मिलेगा। वो हमारे राइटर जो है यहाँ पर वो एक्सप्लेन करते हैं। समझ गए कि दोनों की जो इकॉनमी है वो आप देख पाओगे तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे को यहाँ पर ये पूरी तरह से क्षति यानी नुकसान भी नहीं पहुँचा सकते। तो प्रॉब्लम यह है ये सुपर पावर एग्जैक्टली है कौन? करंट समय पर यहाँ पर यूएसए के पास में दबदबा है, लेकिन चाइना ऐसा नहीं है, पीछे लगातार यहाँ पे पड़ा हुआ है यूएसए के पीछे, और ये बात यूएसए ने एक्सेप्ट की है। हमारे राइटर बोलते हैं कि भाई यूएसए के अकॉर्डिंग, यानी यूएसए का जो पेंटागन है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि चाइना की नेवी ने अमेरिका की नेवी को पीछे छोड़ दिया है। कैसे? चाइना के पास में आज युद्ध वाले जो जहाज हैं वो ज़्यादा हैं, बैटल फोर्स शिप्स ज़्यादा हैं। चाइना का स्टेटस दुनिया में टॉप शिप प्रोड्यूसिंग नेशंस में आ चुका है। फिर उसके बाद जो सीनियर यूएस के एयरफोर्स ऑफिशियल्स हैं उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, यानी चाइना की जो आर्मी है, एयरफोर्स है, ये दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स बन चुकी है।
इनका जो मिलिट्री कमेंडेटर्स है वो सबसे बड़ा हो चुका है। तो आज भले ही कोल्ड वॉर वाला सिनेरियोज ना हो, लेकिन फिर भी चाइना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है करंट समय पर अगर हम देखेंगे तो इस वजह से यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो यूएसए भारत का इस्तेमाल करेगा चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए हमारे लिए ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। अब इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पर यूएसए चाहता है भारत की मदद लेना, और इसके लिए यहाँ पे क्वाड ग्रुप बनाया गया है दोस्तों। अब क्वाड ग्रुप में देखोगे तो क्वाड ग्रुप में एक इंडिया है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा जापान है और चौथा यहाँ पर हो जाता है कौन? अमेरिका। तो अगर आज मतलब अमेरिका इसमें इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, क्वाड ग्रुप क्यों बनाया, क्या इंटरेस्ट है? चाइना का एक्सपेंशन को रोकना। जिस तरीके से आज कई सारी कंट्रीज में चाइना बैठ चुका है, लगातार इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, लगातार उनसे ट्रेड कर रहा है, अफ्रीका से बहुत सारे मिनरल्स को निकाल रहा है, इसको काउंटर करना। अब काउंटर करने के लिए क्वाड बना दिया। अब ये जो क्वाड है क्या ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा? क्योंकि यहाँ पे क्वाड में यूएसए का रोल क्या है? चाइना को काउंटर करना। और दूसरी तरफ यहाँ पे आप देख पाओगे राइटर बोलते हैं क्वाड से भारत को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। क्या हम यहाँ पे यूएसए की मदद से चाइना को काउंटर करेंगे? क्योंकि अगर आप देख पाओगे चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन क्या जापान चाइना के बॉर्डर पर कोई डिस्प्यूट है? क्या ऑस्ट्रेलिया चाइना के बॉर्डर पर कोई डिस्प्यूट है? क्या यूएसए चाइना के बॉर्डर पर कोई डिस्प्यूट है? नहीं। यहाँ पे फंसा कौन है? अभी भी यहाँ पर इंडिया ही है दोस्तों, जो यहाँ पे फंसा हुआ है बीच में। तो प्रॉब्लम्स का एक सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हमें यहाँ पर कोई साइड नहीं लेनी है कि एक साइड हम अगर झुक जाते हैं दूसरी साइड को टैकल करने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खुद से ग्रो करना होगा, हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा, हमें अपनी मिलिट्री पावर बढ़ानी होगी। जैसे चाइना बढ़ा सकता है वैसे हम भी मिलिट्री पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, हमारी अपनी इकोनॉमिक पावर को इंक्रीज करना होगा। इंडिया को कभी नहीं अलाउ करना चाहिए कि भारत कहीं ना कहीं इस बाइपोलर वर्ल्ड वाले कॉन्सेप्ट में फंस जाए या किसी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए दूसरे देश से टैकल करने के लिए। नहीं, हमें अपने आप को उस लेवल पर मजबूत करना होगा कि हम दोनों को साथ में मिलकर टैकल कर पाएं। समझ गए? तो ये यहाँ पे इस पूरे के पूरे आर्टिकल में डिस्कशन हुआ है। चलिए आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। अब दोस्तों यहाँ पे ये तो वैसे हमारे सभी चीज़ें खत्म हो गई हैं, एक आखिरी एडिटोरियल रह जा रहा है। वो क्या है? गवर्नर टू गवर्नमेंट वाला जो पूरा मामला है, वो भारत कनाडा के रिलेशन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो काम का है नहीं। अब एक मामला कौन सा रह गया आपका? वही मैंने जैसा बोला गवर्नर और गवर्नमेंट वाला इशू। तो वो एडिटोरियल हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है। समझ गए? बस एक आर्टिकल है, उसको कल कवर कर लिया जाएगा, डोंट वरी, परेशान ना हों। बाकी आते हैं अपने प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन पर। तो स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आपको दिया गया था और पूछा गया था कि बताइए दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, बैटल ऑफ वेलोंग, क्या ये लद्दाख में हुआ था? नहीं, लद्दाख नहीं, अरुणाचल प्रदेश में जो वेलोंग नाम की जगह है वहाँ पे बैटल हुआ था, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, क्या यही वो बैटल था जहां पे भारत ने प्रॉपर तरीके से जवाब दिया चाइना को 1962 के वॉर में? जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1962 के वॉर में चाइना ने दो जगह से भारत को अटैक किया, एक तो लद्दाख वाले रीजन में, दूसरा वेलोंग वाले हिस्से से। तो वेलोंग में यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जवाब दिया गया भारत की साइड से। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। फिर स्टार्टिंग में आपसे मैप का क्वेश्चन दिया गया था और पूछा गया था रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को मैप में देखना है, कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो ये जो है दोस्तों, ये राजस्थान के अंदर में प्रेजेंट है, स्पेशली राजस्थान में बिंदे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मैप वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी आज मुझे याद है कि आपको प्रीलिम्स रैपिड फायर के आंसर्स भी बताने हैं, है ना। कई सारे लोग यहाँ पे कमेंट्स कर रहे थे, सर आप आंसर नहीं बता रहे हो। हाँ, तो पहले यार मैं आंसर बताना भूल गया था, बट कोई बात नहीं, आज आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि बताइए जो INS समर्थक है, ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये INS समर्थक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये एक मल्टीपर्पज़ वेसल है जिसके बहुत सारे काम है, जैसे मैंने बताया दस्तक मारना, दुश्मन को पर अटैक करना, ये सारे काम कर सकता है ये INS समर्थक। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा गया था काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रेफरेंस में आपके पास में दो स्टेटमेंट से बताइए कौन सा सही है। क्या काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हेमिस नेशनल पार्क के नॉर्थ में है और देवसव नेशनल पार्क के ईस्ट में? जो बिल्कुल सही बात है ये, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, क्या इसमें श्योक और नुब्रा नदी दोनों मेजर वाटर सोर्सेज सेंचुरी का? ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था हैंड इन हैंड इनिशिएटिव के बारे में। क्वेश्चन ये था कि बताइए ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। जी सही बात है, FAO का एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है।
यहाँ पे आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। फिर आपसे नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया कि ये जो हैंड इन हैंड इनिशिएटिव है, क्या इसका मेन पर्पस है गरीबी को कम करना, भुखमरी को कम करना, माल न्यूट्रिशन को कम करना? जी बिल्कुल, ये भी सही बात है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर सी अगेन बोथ 1 and 2 इज़ द सही आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अफ्रीकन पेंगुइन के बारे में आपसे पूछ लिया गया। बताना था फिर से कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। पहला, क्या अफ्रीकन पेंगुइन नेचुरली गड्ढा करके बरोज में यहाँ पर ब्रीड करते हैं? ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा, क्या इनको एंडेंजर्ड स्पीशीज कैटेगरी में कवर किया गया है? ये भी सही बात है। तो अगेन फिर से दोनों स्टेटमेंट सही है। तो अच्छा क्या हुआ कि लास्ट के जो तीनों क्वेश्चन हैं इन तीनों के आंसर सी ही है, लेकिन पहले वाले का आंसर यहाँ पर डी है। बस ये 4 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन की जो नंबर से वो बढ़ा दिए जाएंगे, डोंट वरी। बट यार कभी टाइम मिल पाता है क्योंकि इतना सारा कंटेंट मैनेज करना, उसको रिकॉर्ड करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। बट कोई बात नहीं, चीज़ें कर रहे हैं, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी और बहुत सारे बेस्ट कंटेंट आपको मिलने लगेंगे। फिलहाल के लिए चलते हैं और करते हैं वीडियो को समाप्त। तो मेक श्योर करें वीडियो के ऊपर में लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर का, जिसको आप जल्दी पूरा कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।